हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलटी के लिए थॉमस ग्रे पे एमसीक्यूज़। थॉमस ग्रे मैंने पढ़ा दिया है एलटी के लिए, और थॉमस ग्रे को मैंने इनका जो बायोग्राफी है ना वो भी करा दिया था, और इनकी एक पोएम थी एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वो भी मैंने पूरी की पूरी पोएम आपके वाईटी पे ही कराया है, यूट्यूब पे कराया है। ठीक है, तो हम आगे क्या करते हैं कि एलटी का आगे का जो क्लासेस है यानी कि थ्योरी क्लासेस है वो चल रही हैं, जिसमें 37 या 38 हो गए हैं, क्लासेस हो गई हैं। बहुत दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, 5-6 दिन के बाद ही हो रही है आज क्लास। और इधर क्या है, इधर मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, तो इधर आपकी सारी प्रैक्टिस हो चुकी हैं, सारी नहीं 3-4 वीडियो हो गई होंगी। जैसे कि हमने मिल्टन को कवर कर दिया है, विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर कर दिया है, शेक्सपियर को कवर कर दिया है अभी, और हाँ जॉन डन को कवर कर दिया है। ठीक है, तो इतना कवर, ये इतने सारे एमसीक्यूज़ हो गए हैं, यानी कि उन पर प्रैक्टिस हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम थॉमस ग्रे पे करेंगे। थॉमस ग्रे का मैंने थ्योरी करा दिया है, आज इस पर हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, कितना आपने स्कोर किया है, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ाया है प्लस उसकी प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, तो इसलिए मैं स्कोर भी जानना चाहूँगी आपने कितना स्कोर किया है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और रैपिड फायर रहेगा, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं रहेगा। हाँ, जहाँ ज़रूरी रहेगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दिया करूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब क्लासेस में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, आप लोग ने पूछा भी है। थैंक यू फॉर कंसर्न, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैम क्लासेस क्यों नहीं हो रही, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। थोड़ी तबीयत भी ठीक थी, थोड़ा बिजी शेड्यूल्ड भी था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन अभी इधर सोचूंगी कि कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू करूँ इधर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एलजी इज़ा। एलजी क्या है? ठीक है, एलजी क्या है यानी कि शोक गीत क्या है, पोएम और सॉन्ग ऑफ लेमेंट क्या होगा यहाँ पे हमें बता। तो एलजी क्या है? एलजी आप सभी को पता है, एक एलजी एक ऐसी पोएम होती है, एक ऐसी सॉन्ग होता, एक ऐसा सॉन्ग होता है, यानी कि एक ऐसा गीत होती है जो किसी के डेथ पर, गहरे दुख पर, शोक पर, विलाप को, मतलब शोक या विलाप को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है। तो इसमें पोएट ना अपने किसी नियर डियर, किसी ग्रुप के खोने पर अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन द पोएम एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड द पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ। यहाँ पे पूछा यही जा रहा है कि पोएम जो है एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड में पोएट हैं जो हैं थॉमस ग्रे हैं, वो किसकी डेथ पर शोक मना रहे हैं। तो पर्टिकुलर पर्सन पर कि पर्टिकुलर सोल्जर पर, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स या ग्रुप ऑफ पीजेंट्स। फोर, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, 4 ऑप्शंस पढ़ूंगी जिससे कि आप आंसर चूज कर सकें तब तक। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे, मतलब पोएट जो है वो किसकी डेथ पर इस पोएम में शोक मना रहे हैं। ठीक है, तो इस पोएम में अगर देखा जाए, पोएट जो हैं, अगर हम बात करेंगे इस पोएम में किसकी, पर्सन की तो नहीं हो रहा है, ना ही सोल्जर की, ना ही सोल्जर्स भी नहीं है, सोल्जर्स भी नहीं है। इस पोएम में जानते हो क्या, इस पोएम में जो पोएट है यानी कि थॉमस ग्रे है, वो किसी एक व्यक्ति की डेथ पर नहीं, बल्कि उस गांव के कब्रिस्तान में दफन जितने भी कॉमन पीपल हैं, जितने भी गरीब हैं, जितने भी अनजाने किसान हैं, जितने भी फोर फादर्स की डेथ पर शोक मना रहे हैं। ठीक है, वो उन लोगों की लाइफ के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें दुनिया में कभी फेमस मिला ही नहीं है, तो उन पर शोक मना रहे हैं। तो अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द वर्ड्स अ पार्टिंग डे इन द पोएम एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड मीन। यहाँ पे पार्टिंग डे इन्होंने यूज़ किया है इस पोएम में, पार्टिंग डे। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग है जाता हुआ दिन, यानी कि विदाई लेता हुआ दिन। तो ये उस टाइम को दिखा रहा है जब दिन समाप्त होता है ना, और सूरज ढल रहा है, यानी कि शाम का समय। पार्टिंग डे मतलब जाता हुआ दिन, यानी कि विदाई लेता हुआ दिन, यानी कि दिन की अब क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है ना, यानी कि सूरज ढल रहा है, यानी कि शाम का समय आने वाला है। तो नून है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, मिडनाइट है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इवनिंग का। पार्टिंग डे मतलब दिन खत्म हो रहा है, अब शाम होने को आई है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन द लाइन है द प्लूमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे द फिगर ऑफ स्पीच इज। इस पोएम में एक लाइन है, द प्लूमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरोन है, सिमली है, ट्रांसफर एपिथेट है, इंट्रोवर्टेड एडजेक्टिव है। तो इसमें बताएंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। कितनी बार ही पढ़ेगा है ना, किसान थके हुए कदमों से धीरे धीरे अपने घर की ओर जाता है।
यहाँ पे जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा ना, ट्रांसफर एपिथेट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे, यहाँ पे ये जो प्लोमैन है यानी कि जो किसान है वो थके हुए हैं, ना कि रास्ता थका हुआ है। और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को ना इसके साथ होना चाहिए, लेकिन ये दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांसफ़र हो गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र एपिथेट इज़ करेक्ट। एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो अपना जो उसका रियल नाउन है, रियल नाउन पे ना होके दूसरे नाउन पर यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट पर चला जाए, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लगा जाए, वही आपका ट्रांसफ़र एपिथेट होता है। ठीक है, यानी कि जब किसी एडजेक्टिव को उस नाउन से हटाकर किसी दूसरे नाउन के साथ लगा दिया जाता है जिससे उसका सीधा रिलेशन नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र एपिथेट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड एंड आउल इज डिस्क्राइब्ड कंप्लेनिंग टू द मून अबाउट। मैंने ये पोएम को ना बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वीडियो को, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये तो प्रैक्टिस है। इसके पहले आप जाके ना थ्योरी देखिए, थ्योरी जब देख लेंगे ना तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे ही है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एलटी ग्रेड का ही है, अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखेंगे सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। 37 या 38 क्लासेस होंगी। ठीक है, वो सारी थ्योरी क्लासेस हैं। चलिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड का जो थर्ड स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा जो है, थर्ड स्टैंजा में एक उल्लू है जो चाँद से किस बारे में कंप्लेन कर रहा है, यानी कि शिकायत कर रहा है। ठीक है, तो साफ साफ पोएम में बताया गया है कि जो उल्लू है यानी कि जो आउल है, पोएम में पोएट यही बताते हैं कि जो आउल है वो अपनी मीनार पर अकेला बैठा है और किससे शिकायत कर रहा है, मून से शिकायत कर रहा है, क्योंकि पोएट उसके घोंसले यानी कि उसका जो सीक्रेट प्लेस है उसके घोंसले के पास घूम रहा है, जिससे उसको ना उसकी शांति भंग हो रही है, क्योंकि जहाँ पे आउल का घोंसला है वहीं पे पोएट घूम रहे हैं और जिससे इसकी जो शांति है वो भंग हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, मून से शिकायत कर रहा है ना। तो किसके बारे में वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो उल्लू है, जो आउल है, वो चाँद से क्या शिकायत करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही है द पोएट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा द पोएट्स रोमिंग अबाउट द नेस्ट, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएम बीटल्स मेक साउंड ड्यू टू दियर। पोएम के अनुसार जो बीटल्स हैं, बीटल मतलब जो भंवरे नहीं होते हैं, भंवरे अपनी किस वजह से आवाज़ करते हैं, है ना। भंवरे जो बीटल्स हैं वो किस तरह की उड़ान के कारण भिनभिनाने की आवाज़ निकालते हैं। तो साफ साफ उसमें लिखा है पोएम में, द ड्राउजी टिंकलिंग्स लुल द डिस्टेंट फ्लड फोल्ड्स एंड ऑल द एयर अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड्स से वेयर द बीटल विल्स इज ही ड्रोनिंग फ्लाइट। तो यहाँ पे भिनभिनाती उड़ान के बारे में बीटल्स बात कर रहे हैं, यानी कि ड्रोनिंग फ्लाइट के बारे में, और यहाँ पे उन्होंने विल्स के बारे में बात किया है। विल्स मतलब चक्कर लगाने का मतलब है। जो भंवरा है, जो बीटल्स है, वो गोल गोल घूमते हुए उड़ रहा है, जिससे जब वो गोल गोल घूमते हुए उड़ रहा है तो जिससे आवाज़ पैदा हो रही है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर फाइट, यानी कि वो गोल गोल घूम रहा है जिससे उसकी आवाज़, बीटल्स की आवाज़ हो रही है। यानी कि जब रात हो जा रही है और रात के समय जब एकदम सन्नाटा छा जाता है ना, तो आपको कोई ना कोई तो सुनाई देते हैं ना एक आवाज़, वो बीटल्स की आवाज़ रहती है। उसी आवाज़ के बारे में पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, हु वॉट लाई अंडरनीथ द ट्री एंड ग्रास कवर्ड एलिवेटेड लैंड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एल्म है, ठीक है, पेड़ और घास के ढकी ज़मीनें, मतलब ढकी ऊंची ज़मीनें के नीचे कौन कौन लेटा हुआ है या क्या लेटा हुआ है। यानी कि जो एल्म के पेड़े हैं, मैंने बताया ना, एल्म के पेड़ों के नीचे और घास से ढकी हुई जो ऊंची ज़मीन है उसके नीचे कौन लेटा हुआ। असल में वो कब्र है ना, ग्रेव है, तो उसके नीचे कौन लेटा हुआ है, पोएट ने ये भी बताया है। आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आप इसको कर ले जाएंगे, और ये बहुत अच्छे से पढ़ाया इसको मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, उसमें कौन लेटा हुआ है, इन्होंने साफ साफ बताया है कि उसमें डेड पीजेंट इन ग्रेव्स, यहाँ पे बी इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कौन लेटा हुआ है, यानी कि जैसे उन्होंने बताया कि पोएम में ये बताया गया कि गांव के कब्रिस्तान पर बेस्ड है ये पोएम, और घास से ढकी ये ऊंची ज़मीनें जो हैं वो एकदम सिंपल कब्रें हैं जिनके नीचे गांव के बेचारे डेड किसान हैं और गरीब लोग हमेशा के लिए सो रहे हैं।
नेक्स्ट पे आएंगे, हु विल नॉट गेट अप फ्रॉम द इटर्नल स्लीप ऑन लिसनिंग टू द ट्विटर ऑफ बर्ड्स एंड कॉक्स श्रिल क्लेरियन। यहाँ पे हमें बताना है कि जो किसान, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुबह होने पर, है ना, जैसे कि सुबह होने पर जब चिड़िया चहचहाएंगी, मुर्गा बाग देगा, तब कौन अपनी नींद से नहीं जगेगा। इन्होंने बताया है कि चाहे जब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, चिड़िया चहचहाती है, मुर्गा बाग देता है, तो हर कोई तो उठ जाएगा, लेकिन कौन नहीं उठेगा जहाँ वो हमेशा के लिए पड़ चुका है। तो कौन नहीं उठेगा ये पूछ रहा है, तो कौन नहीं उठेगा। ओके, तो जो भाई जो ग्रेव में जो किसान, जो गरीब लोग कब्र में पड़ चुके हैं, उनके सामने आप कितना भी ढोल बजाओ या चिड़िया चहचहाए या कितना भी आप शोरगुल कर दो, क्या वो उठने वाले हैं? नहीं उठने वाले। तो यहाँ पे पोएट वही कह रहे हैं, सुबह हो गई है, चाहे मुर्गा बाग दे रहा हो, चाहे चिड़िया चहचहा रही हो, लेकिन वो जो सो गए हैं हमेशा के लिए, वो अब नहीं उठेंगे। जो गरीब किसान अपनी कब्र में दफन है, वो अब मर चुके हैं, इसलिए सुबह होने की ये नेचुरल जो इंडिकेशन है, अब उन्हें कभी नहीं जगा पाएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएम, हाउस वाइफ्स वुड नॉट बी बिजी कुकिंग मील्स फॉर देम बिकॉज दे। पोएम के अनुसार अगर देखा जाए कि जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए खाना पकाने में बिजी नहीं होंगी, क्योंकि क्या, पोएम के अनुसार यही बताया जा रहा है कि अब जो हाउस वाइफ हैं, यानी कि उन किसान की पत्नियां जो मर चुके हैं, उन गरीब की पत्नियां जो कब्र में हैं, उनके लिए खाना क्यों नहीं बनाएंगी, ये पूछा जा रहा है। क्यों नहीं बनाई जाएंगी, क्यों नहीं बनाएंगी? आर स्टिल इन्फेंट्स, कि आर एट टू बी बॉर्न, कि आर वेटिंग फॉर सम गेस्ट, कि आर इन इटर्नल स्लीप। क्यों नहीं? अब उनकी जो किसान मर चुके हैं, कब्र में हैं, जो गरीब हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, अब उनके लिए खाना क्यों नहीं बनाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्यों नहीं बनाएंगे खाना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यानी कि जो अब हाउस वाइफ्स हैं वो अब अपने पतियों के लिए घर के काम या खाना पकाने में बिजी नहीं होंगी, क्योंकि उनके पति, यानी कि उनके जो पति यानी कि किसान अब जीवित नहीं है, वो अपनी अनंत नींद में है, इटर्नल स्लीप में है, यानी कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, आर इन दियर इटर्नल स्लीप। इटर्नल स्लीप यानी कि कभी ना उठने वाले, उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब उनके लिए क्या खाना बनाएंगे। इन द पोएम द पोएट एडवाइजेज एम्बिशियस पीपल नॉट टू रिडिक्यूल फार्मर्स फॉर। तो पोएट जो है ना, पोएम में पोएट जो हैं, जो एम्बिशियस पीपल को, किसानों का मजाक न उड़ाने की सलाह देते हैं। यानी कि पोएट यहाँ पे जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको ना किसानों की किस बात का मजाक उड़ाने से मना करते हैं। कहते हैं कि किसानों की इस बात से मजाक मत उड़ाया करो। किसको बोल रहे हैं? जो एम्बिशियस पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो पोएट, मतलब पोएम में पोएट ना साफ साफ कहते हैं कि जो एम्बिशियस लोगों को, किसानों के यूज़फुल टॉयल, यानी कि जो उनके उपयोगी परिश्रम है, उनकी जो मेहनत है, उनके साधारण मनोरंजन यानी कि होमली चॉइस, उनके जो डेस्टिनी ऑब्सक्योर यानी कि गुमनाम किस्मत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ पे पोएट डायरेक्टली डांट रहे हैं किसको? उन एम्बिशियस पीपल को, उन रिच पीपल को, कि आप ना ये जो किसान हैं, इनके जो यूज़फुल टॉयल है, इनके जो उपयोगी मेहनत है, इनकी जो होमली जॉय है, साधारण मनोरंजन है, इनका जो डेस्टिनी ऑब्सक्योर है यानी कि गुमनाम किस्मत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे सभी है ना, यूज़फुल टॉयल भी है, सिंपल इंटरटेनमेंट्स, ऑब्सक्योर डेस्टिनी है, यहाँ पे सभी आ जाएगा सी पे। फार्मर्स मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ पूरे आ जाएगा इसी में। तो हम सी पे ही जाएंगे, क्योंकि ये भी बात इन्होंने एक पोएम में किया है, ये भी बात किया है, ये भी बात किया है, अब ये तीनों इसी में आ जा रहे हैं, तो इसलिए हम सी पे जाएंगे। ठीक है, मतलब अक्सर क्या करते हैं, किसानों के ये सभी जो पहलू हैं, ट्यूटोरियल हैं, डेस्टिनी है, सिंपल इंटरटेनमेंट है, ये सभी क्या है, किसानों के सरल जीवन का पार्ट है, जिनका जो एम्बिशियस पीपल जो है वो अक्सर क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएम वॉट एवर अर्थली अचीवमेंट्स अ पर्सन माइट हैव गॉट ही इज स्टिल मूविंग टूवर्ड्स। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं कि पोएम के अनुसार एक पर्सन ने चाहे कितनी भी संसारिक उपलब्धियां हासिल कर ली हो, वो फिर भी किस ओर बढ़ रहा है। पोएम में यही पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन यही है कि इंसान जीवन में चाहे कितनी भी सफलता पा ले, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, ये पोएम में पूछा गया है। ठीक है, रेजुवेनेशन या रिफॉर्मेशन, डेथ या नन ऑफ। चाहे ज़िंदगी में आप लाइफ में कुछ भी पालो, लेकिन अंतिम पर्पज़ यानी कि अंतिम लक्ष्य क्या है, इंसान जाएगा कहाँ पे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, लेकिन सबका रास्ता कहाँ जाता है, सबका रास्ता एक ही जगह जाता है।
है ना। पोएम में यही कहा गया, दी पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दी पाथ, ठीक है, दी पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। भाई कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, सबका रास्ता एक ही तरफ जाता है। फेमस के रास्ते में कब्र तक ही जाते हैं। इसका मतलब चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कितना पावरफुल हो, चाहे कितना फेमस क्यों ना हो, लास्ट में सभी को मरना ही है। हर इंसान का जीवन डेथ की ओर ही बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट पे आएंगे, द रिच शुड नॉट ब्लेम सन्स एंड फ्रेंड्स ऑफ दीज पीजांट्स बिकॉज। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि पोएट के अनुसार अमीर लोगों को किसानों के रिलेटिव्स पर उनकी कब्रों के लिए दोष क्यों नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों को किसानों के जो रिलेटिव्स पर उनकी कब्रों के लिए दोष क्यों नहीं देना चाहिए। यानी कि अमीर को इन किसानों के बेटे हो गए चाहे दोस्त को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि they have to die with them, they have to keep them alive, they had no mixed tombstone, they had inherited property from them। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, पोएम में साफ साफ पोएट कह रहे हैं कि इन गरीब किसानों की कब्रों पर कोई भव्य स्मारक या मकबरा नहीं है। उनकी कब्रें बहुत सिंपल हैं, बहुत साधारण है, और अमीर को उनके दोस्तों, उनके रिश्तेदारों के लिए इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए कि आखिर उनकी कब्र ऐसी क्यों है। जो गरीब आदमी रहेगा उसकी कब्र भी उसी टाइप की रहेगी, कोई भव्य स्मारक नहीं बना रहेगा, कोई मकबरा नहीं बना रहेगा, उनकी भी कब्रें बहुत साधारण रहेंगी। तो इसके लिए ना उनके दोस्तों या उनके रिलेटिव्स को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो गरीब थे और उनके पास महंगे टूमस्टोन बनवाने के पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, दे हैड नो मिक्स टूमस्टोन्स। कैन सॉन्ग्स ऑफ प्रेज एंड डेकोरेशन ब्रिंग बैक लाइफ ऑफ दोज हु आर डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्या किसी की तारीफ में गीत गाना या कब्र को सजाने से मरा हुआ व्यक्ति वापस जिंदा हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यस, समटाइम, नो या नन ऑफ दिस। हाँ भाई, अब किसी की तारीफ में कुछ भी लिख दो, जो इंसान मर गया आप उसकी तारीफ के पूरा पुल बांध दो, कुछ भी लिख दो, क्या उसकी सांसें वापस आ जा सकती हैं। आप उसके सामने पूरी मूर्ति बना के रख दो, पूरी दुनिया की दौलत दे दो, क्या मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे नो। नेक्स्ट पे आएंगे, द पोएट सेज दैट देयर माइट बी अ डेड पर्सन इन द ग्रेव यार्ड हु कुड हैव पजेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स। इसका बताना है कि पोएट के अनुसार उन दफन किसानों में कौन सी छिपी हुई टैलेंट हो सकता था। इनका कहना है कि जो गरीब आदमी मर चुके हैं, जो इस कब्र में हैं, जो सो रहे हैं, जो किसान सो रहे हैं, वो भी कभी जिंदा रहे होंगे, उनके अंदर भी टैलेंट रहा होगा, है ना, उनके अंदर भी प्रतिभा रही होगी। तो वो किस प्रतिभा की बात कर रहे हैं पोएट। यहाँ पे पोएट ना इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इन कब्र में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि एक महान शासक बनता, या मिल्टन जैसे महान कवि होता जिसके दिल में हेवनली इंस्पिरेशन भरी होती, या कोई महान संगीतकार होता जो लायर के जीवंत कर देता, यानी कि वीणा बजाता, कोई तो ऐसा होता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है एबिलिटी टू इन्वेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो जो किसान कब्र के अंदर है उनके अंदर एबिलिटी हो सकती है इन्वेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये ज़्यादा सूटेबल है। डी पे हम जाएंगे, ठीक है। हार्टफुल ऑफ हेवनली इंस्पिरेशन भी हो सकता था, बट डी ज़्यादा मतलब अप्रोप्रिएट है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, टैलेंट पूछा जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कौन सा टैलेंट, जो इंसान मर चुका है, जो कब्र में है, उनके अंदर भी टैलेंट रहा होगा, वो भी मिल्टन जैसा हो सकता था, है ना। मिल्टन जैसा मतलब जैसे मिल्टन साहब थे वैसे वो भी मिल्टन की तरह कोई भी इंसान मिल्टन की तरह बन सकता था। उनके अंदर भी ऐसी, जो मर चुके हैं, जो गरीब किसान जो मर चुके हैं, उनके अंदर भी ये प्रतिभा रही होगी, ये टैलेंट रहा होगा कि वो भी मिल्टन बन सकता था। द पोएट सेज दैट एक्सट्रीम दैट पुट डाउन दियर डिज़ायर फॉर बियरिंग रिचेस, फुलिशनेस, पॉवर्टी, स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ पे हमें बताना है किस चीज़ ने उन फार्मर्स की प्रतिभा, यानी कि किस चीज़ ने उन फार्मर्स की टैलेंट और डिज़ायर को उभरने से रोक दिया। यानी कि उनके अंदर ये टैलेंट रहा होगा, उनके अंदर डिज़ायर रहा होगा कुछ बनने का, उनके अंदर टैलेंट भी रहा होगा, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनका ये टैलेंट, उनकी इच्छाओं को उभर नहीं पाया और रोक दिया। तो पोएम में ना साफ साफ कहा गया है कि चिल पिन्योरी रिप्रेस दियर नोबल रेज, यानी कि कठोर गरीबी ने उनके महान जुनून को दबा दिया। उसमें साफ साफ ये लाइन दी गई है। इसका मतलब जो एक्सेस, यानी कि
सबसे ज़्यादा गरीबी, पॉवर्टी ने उनकी टैलेंट को कभी दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। कभी कभी गरीबी की वजह से बहुत सारे, आज के ज़माने में आप देखोगे जो गरीब है ना, उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन गरीबी की वजह से वो दुनिया के सामने नहीं आ पाते हैं। तो वही पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग मर चुके हैं उनके अंदर भी टैलेंट रहा होगा, उनके अंदर भी इतना टैलेंट रहा होगा मिल्टन बनने का, लेकिन आखिर वो उनका टैलेंट दुनिया के सामने क्यों नहीं आया, क्यों नहीं उभरा? कोई चीज़ नहीं रोका, तो वो पॉवर्टी नहीं रोका, गरीबी नहीं रोका। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका पॉवर्टी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द पोएट सेज मेनी अ ज्वेल बी हिडन इन। नेक्स्ट पे आएंगे, देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन दिया है, पूरी पोएट्री का क्वेश्चन दे दिया है। अगर आपने पढ़ा होगा ना तो बहुत अच्छे से कर लेंगे और स्कोर भी शेयर करिएगा। द पोएट सेज मेनी अ ज्वेल बी हिडन, यहाँ पे हमें बताना है ट्रेजर ऑफ रिच, ट्रेजरी ऑफ द किंग, केप्स ऑफ द ओशन, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे पोएट कह क्या रहे हैं, यानी कि पोएट के अनुसार जो कीमती रत्न है वो कहाँ छिपे रहते हैं। ठीक है, कई रत्न छिपे हो सकते हैं। तो पोएट ना उन अनजान किसानों की तुलना उन ज्वेल से करते हैं, यानी कि उन रत्नों से करते हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, फुल मेनिया जेम ऑफ प्योरेस्ट रेस सीरीन, द डार्क अनफैदम केव्स ऑफ ओशन बियर। मतलब जैसे रत्न होते हैं ना, बहुत से शुद्ध चमक वाले जो रत्न होते हैं समुद्र की गहरी और अनछुई गुफाओं में पड़े रहते हैं, जिनको कोई नहीं देख पाता है। हम जानते हैं ना कि रत्न उतने कहाँ छुपे होंगे, समुद्र में, जो इंसानों के सामने नहीं आता। उसी तरह वो किसान का जो टैलेंट है, जो मर चुके हैं, जो गरीब है ना, उनका जो टैलेंट है वो भी हम दुनिया के सामने नहीं आया है, वो भी उसी तरह छुपा हुआ है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं ज्वेल से, किसकी? जो किसानों की टैलेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, केव्स ऑफ द ओशन। जिस तरह रत्न जो होते हैं, जो कीमती रत्न होते हैं, वो ओशन के कई गुफाओं में छुपे होते हैं जो इंसानों के सामने नहीं आते, दुनिया के सामने नहीं आते। उसी तरह इन किसानों का टैलेंट भी छुप गया जो दुनिया के सामने नहीं आया। एक कंपैरिजन इन्होंने किया है। ओके, द पोएट सेड दैट देयर माइट बी ग्रेट मेन इन इटर्नल स्लीप विच ग्रेट पर्सनालिटी डज ही नॉट मेंशन। पोएट कहते हैं कि जो इटर्नल नींद में महान लोग हो सकते हैं, वो किस महान व्यक्तित्व का उल्लेख नहीं करते हैं यहाँ पे। यानी कि पोएट किन महान लोगों का उदाहरण दिया है, किसका नहीं? हैम्डेन का, मिल्टन का, क्रॉमवेल का, शेक्सपियर का। तो मैंने पोएम पढ़ाया है तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने हैम्डेन का भी दिया है, मिल्टन का भी दिया है, क्रॉमवेल का, लेकिन शेक्सपियर का नहीं उन्होंने दिया है। ये कंपैरिजन उन्होंने नहीं दिया। बाकी ये तीनों राइटर का उन्होंने दिया है कि ये जो किसान लोग जो कब्र के अंदर हैं वो हैम्डेन भी बन सकते थे, वो मिल्टन भी बन सकते थे। उनके अंदर इतनी टैलेंट रहा होगा कि वो हैम्डेन भी बन सकते थे, वो मिल्टन भी बन सकते थे, वो क्रॉमवेल भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने शेक्सपियर को मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका शेक्सपियर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका शेक्सपियर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिल्टन का उन्होंने नाम लिया है। ओके, मतलब पोएट यहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं कि गांव में कोई हैम्डन, यानी कि हैम्डन कौन था? एक लीडर था, लीडर नहीं बोल सकते, एक राजनेता था। ठीक है, और मिल्टन एक पोएट थे। क्रॉमवेल क्या था? एक सैन्य नेता था। जैसे महान व्यक्ति को मतलब कोई ये जो दफन है ना कब्र के अंदर, वो मिल्टन भी हो सकता था, क्रॉमवेल भी हो सकता था और हैम्डन भी हो सकता था, लेकिन उसने अपनी पोएट्री में शेक्सपियर का उल्लेख नहीं किया है। किसने? थॉमस ग्रे साहब ने। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द peasants fate not only hindered their growing virtues but also hindered the growth of riches है, slaughter of mankind है, vices है, none of these है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अगर मैं इसी तरह एक्सप्लेन करती रहूँ तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 100+ क्वेश्चन है। ठीक है, बिना समझाए निकल भी नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर बता के निकल जाऊँ, वो भी नहीं होगा, है ना। तो 18 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गरीबी और गुमनामी है, मतलब गरीबी और गुमनामी ने किसानों को क्या अच्छे काम करने से तो रोका ही है, साथ ही और क्या करने से भी रोका। यानी कि जो गरीब के अंदर जो टैलेंट था, वो मतलब जो किसान के अंदर जो टैलेंट कूट कूट के भरा रहा होगा, वो मिल्टन भी बन सकते थे, हैम्डन भी बन सकते थे, बट ये जो टैलेंट है ये दुनिया के सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि गरीबी ने रोक दिया। तो गरीबी ने अच्छे काम से तो रोका ही, और क्या रोका गरीबी ने, और क्या रोक दिया, साथ ही साथ और क्या करने से भी रोक दिया, ये बताना है। देखिए, पोएम में साफ साफ कहा गया है कि उनके जो फॉर्चून है, उनके भाग न केवल उनके गुणों को लिमिटेड किया, बल्कि उनके क्राइम्स वाइसेस को भी लिमिटेड कर दिया। यानी कि देयर लॉर्ड फॉरबिड बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड। इसका मतलब क्योंकि वो कभी शक्तिशाली नहीं बने, इसलिए वो सत्ता के लिए किए जाने वाले जो बड़े बड़े अपराध हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, जैसे कि धोखा हो गया, ये सब से भी बच गए, है ना। यानी कि गरीबी ने उन्हें बचाया,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वॉइसेस इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि भाग ने किसानों के जो टैलेंट है उसको तो रोका ही रोका, यानी कि जो किसानों के जो टैलेंट थे उसको रोका, लेकिन साथ ही साथ उनके जो वॉइसेस हैं, यानी कि अगर वो कभी बन जाते, बाय द वे वो कोई राजनेता बन जाते, बाय द वे कोई लीडर बन जाते, उनके अंदर टैलेंट रहा होगा, तो वो क्या करते, सत्ता के लिए धोखेबाजी भी करते, दूसरे लोगों को धोखेबाजी भी देते, मतलब धोखा देते, है ना। बहुत सारे लोगों का स्लॉटर ऑफ माइंड काइंड भी करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का मतलब बुरा काम करते ही करते हैं। अगर जो भी उनका टैलेंट था वो टैलेंट के अकॉर्डिंग बन जाते कोई चीज़, तो वो पक्का सत्ता में आ जाते, तो बुरा काम भी करते हैं। तो ये जो पावर्टी है, ये जो भाग है, उनके गुणों को तो रोका, गुणों के साथ साथ उनके अवगुणों को भी रोक दिया, यानी कि वॉइसेस को रोक दिया, उनको क्राइम करने से रोक दिया। तो यहाँ पे वॉइसेस, यहाँ पे क्राइम मतलब वॉइसेस, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द पीपल इट वॉज नॉट पीजेंट लॉट टू, अकॉर्डिंग टू द पोएम इट वॉज नॉट पीजेंट्स लॉट टू। पोएम के अनुसार अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पोएम के अनुसार इन किसानों के भाग में क्या नहीं, मतलब क्या करना नहीं लिखा था। पोएम के अनुसार कि इन जो किसान हैं, जो कब्र के अंदर सोए हुए जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, इनके भाग में क्या करना नहीं लिखा था। तो पोएट साफ साफ कह रहे हैं इस पोएम में कि इन किसानों के भाग में अमीरों और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी भरे प्रशंसा गीत नहीं था। हीप द श्रेन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद द इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम, है ना, ये नहीं था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंग फ्लैटरिंग सॉन्ग्स ऑफ प्रेज फॉर द एफ्लुएंट, ठीक है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके जीवन में ये नहीं था। पोएट यहाँ पे साफ कर रहे हैं कि इन किसानों के भाग में अमीरों की चापलूसी करना नहीं था। भाई अगर ये कहीं अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग कहीं बन जाते हैं, कहीं सत्ता में आ जाते हैं, तो पक्का ये दलाल बनते हैं, पक्का ये किसी की चापलूसी करते हैं, अपने से जो ऊपर सीनियर होगा उसकी चापलूसी करते हैं। तो भाग ने ये सब करने से भी इनको रोक दिया, है ना, ये चीज़ें बताया जा रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे द वर्ड्स मैडिंग क्राउड सिग्निफाई। इसमें एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है मैडिंग क्राउड। मैडिंग क्राउड मतलब क्या होता है, पोएम में इन्होंने एक मैडिंग क्राउड नाम का मतलब मैडिंग क्राउड यूज़ किया है। इसका मतलब क्या हुआ, मैडिंग क्राउड मतलब पागल लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि इसका मतलब दुनिया की भाग दौड़, जो एम्बिशियस पीपल हैं, जो संघर्ष भरी जिंदगी, जहाँ लोग क्या है मटेरियलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के पीछे भागते हैं। तो किसान इस भाग दौड़ से दूर एक शांत जीवन जीते हैं, है ना। जैसे शहरों की लाइफ आप देख लो, शहरों की लाइफ में लोग कहाँ भाग रहे हैं, एकदम मटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिकवादी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, महत्वाकांक्षा में भाग रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। लेकिन वहीं पे गांव के लोग जो किसान लोग हैं उनकी ज़िंदगी कितनी शांत है, जाते हैं अपने खेत बाड़ी मतलब खेतों में काम करते हैं, खेत में आएंगे शाम में अब खाना खा के सो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी। और शहरों से जो लोग मटेरियलिस्टिक की ज़िंदगी जी रहे हैं, भौतिकवादी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की कंपैरिजन करो। तो यहाँ पे पोएट यही बात कह रहे हैं। तो मैडिंग क्राउड का मतलब पीपल विद मटेरियलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड। मैडिंग क्राउड मतलब वही लोग, पागल लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि इसका मतलब दुनिया की जो भाग दौड़, एम्बिशियस, संघर्ष भरी जिंदगी, जहाँ लोग मटेरियलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, वही चीज़ है। नेक्स्ट पे आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस पीपल फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस पोएम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ दीज डेड पीजेंट हैव पुट अप टोम्बस्टोन ऑन द ग्रेव विद द फ्लोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसानों के जो रिश्तेदार हैं, जो किसानों के रिश्तेदार रिलेटिव्स ने उनकी कब्रों पर क्या क्या लगाया था और क्या नहीं लगाया था। पोएट ने साफ साफ पोएम में बताया है। तो पोएम में बताया गया है कि कब्रों पर भद्दी कविताएं लिखी गई हैं, यानी कि अनकाउथ राइम्स हैं, और बेडोल मूर्तियां हैं, यानी कि शेपलेस स्कल्पचर है। लेकिन पोएम में कहीं पे भी फ्लावर्स चढ़ाने का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्लावर्स। अनकाउथ राइम लिखा हुआ है, शेपलेस स्कल्पचर में है, लेकिन फ्लावर्स का मेंशन नहीं है कि हाँ उनकी कब्र पर फ्लावर या फूल चढ़ाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये ज़रूर बताया कि उनकी कब्र पर अनकाउथ राइम है, यानी कि भद्दी कविताएं लिखी हैं। जो किसान लोग जो कब्र के अंदर है, इनकी कब्र पर ना कैसे भद्दी कविताएं लिखी गई हैं, बेडॉल मूर्तियाँ रखी गई हैं, लेकिन कहीं फ्लावर का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। According to this poem, people have put up verses from holy books to teach the moralist villager not to fear from life, property, fame या death। इसका बताना है, यानी कि इस पोएम के अनुसार लोगों ने स्क्रिप्चर से, यानी कि जो स्क्रिप्चर है यानी कि कब्रों पर जो पवित्र ग्रंथ की आयतें क्यों नहीं लिखी गई है। लिखा जाता है ना, जैसे तो ये जो किसान लोग मरे हुए हैं कब्र के अंदर हैं, इनकी कब्र पर स्क्रिप्चर जो आयतें होती हैं
जो लाइनें होती हैं, हॉली बुक्स की जो लाइनें होती हैं, वर्सेस होती हैं, वो क्यों नहीं लिखी गई हैं, ये पूछा जा रहा है, क्यों नहीं लिखी गई हैं। लाइफ, प्रॉपर्टी, फेम, डेथ। तो पोयम में कहा गया है कि ग्रेव पर पवित्र ग्रंथों के कुछ हिस्से उकेरे गए हैं, है ना। अच्छा, क्यों लिखी गई हैं, सॉरी, क्यों लिखी गई हैं, क्योंकि पोयम में साफ साफ कहा गया है कि जो कब्रों पर पवित्र ग्रंथों के कुछ लाइनें हैं, कुछ वर्सेस हैं, जैसे कि दैट इज द रस्टिक मोरालिस्ट टू डाई, यानी कि जो गांव के नैतिक व्यक्ति को मरना सिखाते हैं। इसका मतलब कि ये जो लाइनें हैं ना, ये गांव वालों को ये सिखाने के लिए है कि उन्हें डेथ से डरना नहीं चाहिए। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट। अकॉर्डिंग टू दिस पोयम पीपल हैव पुट अप वर्सेस फ्रॉम हॉली बुक्स टू टीच दम। अच्छा, यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि ये जो किसान लोग डेथ हुए हैं, उनकी कब्रों पर ये हॉली बुक्स के कुछ वर्सेस लिखे गए हैं, है ठीक है, कुछ लिखे गए हैं। तो ये लोगों को क्या सिखा रहे हैं, यानी कि जो गांव वाले हैं उनको उस हॉली बुक्स के कुछ वर्सेस जो लाइनें लिखी गई हैं, वो गांव वालों को क्या सिखाने, क्या सीख देने के लिए लिखी गई हैं। तो उन्हें ये सीख देने के लिए लिखी गई हैं। ये लाइनें हैं, दैट इज़ द रस्टिक मोरालिस्ट टू डाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइनें हैं ये गांव वालों को सिखाने के लिए थी कि उन्हें डेथ से डरना नहीं चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट पे आएंगे, इन दिस पोएम द पोएट सेज दोज हु हैव लेफ्ट द मॉर्टल वर्ल्ड टू दियर हेवनली अबॉर्ड विश दैट। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है ये बताओ, ठीक है। क्वेश्चन में है ये, ओके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मरने वाले, यानी कि मरने वाले पर्सन की लास्ट इच्छा क्या होती है, ठीक है। इस पोएम में यही है। पोएट कहता है कि जो लोग इस नश्वर दुनिया को छोड़कर अपने हेवनली निवास में चले गए हैं, वो चाहते हैं कि, यानी कि उनकी लास्ट इच्छा क्या होती है। तो पोएट इस पोएम में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरते समय ये नहीं चाहता कि उसे पूरी तरह भुला दिया जाए। हर कोई चाहता है कि उसके जो नियर डियर हैं उसे याद रखें, शायद उसके अधूरे छोड़े गए कुछ कामों को पूरा करें। या जो मरने वाला व्यक्ति होगा उसकी डिज़ायर यही रहती है ना। वो नहीं चाहेगा कि मुझे कोई भूल जाए, वो चाहेगा जो मेरे नियर डियर है मुझे याद रखें और मेरे जो दुनिया में जो अधूरे काम है उसको वो पूरा करें। तो अकम्प्लीश द टास्क लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय हिम, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बी। हिज नियर एंड डियर वंस शुड अकम्प्लिश टू टास्क लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय हिम, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन दिस पोएम द पोएट फील्स दैट आफ्टर द डेथ इफ समवन इंक्वायरीज अबाउट हिम पीपल वुड से दैट ही ऑफन वेंट टू ड्यू कवर्ड अपलैंड मीडो टू वॉच। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शीप ग्रेजिंग है, सनसेट है, सनराइज है, पिजांट्स प्लोइंग दियर फील्ड्स है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कि पोएट की डेथ के बाद गांव वाले उसके बारे में क्या बताएंगे कि वो सुबह सुबह ऊंचे ज़मीने पर क्या देखने जाता था। अब पोएट जब अपने बारे में बताते हैं ना, जहाँ पे एपिटैफ स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे पोएट अपने बारे में बताने लग जाते हैं ना कि मैं भी मर जाऊँगा तो एक दिन गांव वाले मुझे भी इस तरह आके मेरे कब्र पर भी आएंगे, मुझे भी वो देखेंगे, मेरे बारे में बताएंगे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। पोएट की डेथ के बाद पोएट कहते हैं मेरी जब डेथ हो जाएगी तो गाँव वाले मेरे बारे में क्या बताएंगे कि मैं सुबह सुबह ऊँची ज़मीन पर क्या देखने जाता था। तो पोएम के लास्ट में ना पोएट यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहे हैं कि एक बूढ़ा ग्रामीण उसके बारे में बताएगा, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति होगा जो मेरे बारे में बताएगा कि मैं अक्सर सुबह जल्दी उठता था टू मीट द सन अपॉन द प्लैंड लॉन, यानी कि ऊंचे मैदान पर सूरज से मिलने के लिए। इसका मतलब कि वो सनराइज़ देखने जाता था। तो जब मैं जैसा काम करता था, यानी कि जब मैं जिंदा था, पोएट अपने बारे में बताने लग जाते हैं लास्ट में कि जब मैं जिंदा था तो मैं क्या क्या काम करता था, मेरी हैबिट क्या थी, मेरी आदतें क्या थी। सुबह उठता था, सबसे पहले मैं यहाँ जाता था ऊंचे मैदान पर, सबसे पहले सूरज से मुलाकात करता था। आज जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे बारे में कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा जो बताएगा कि हाँ ये सबसे पहले सुबह उठकर कहाँ जाता था। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, एन एपिटैफ इज़ अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिटैफ इज़ अ सॉन्ग, ठीक है। यानी कि पूछा यह जा रहा है कि एपिटैफ किसे कहते हैं। एपिटैफ, देखिए एपिटैफ का मतलब हिंदी में अगर बात करें ना, एपिटैफ का मतलब समाधि लेख, ठीक है, समाधि लेख, यानी कि टूम्ब स्टोन पर कोई राइटिंग लिखी गई है। ये एक छोटी सी पोयम होती है, कुछ लाइनें होती हैं जो किसी डेड पर्सन की याद में उनकी कब्र पर पत्थर से खोदी जाती हैं, एनग्रेव्ड ऑन टूम्ब स्टोन, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनग्रेव्ड ऑन अ टूम्ब स्टोन। एक छोटी सी पोयम होगी या एक छोटी सी कुछ लाइनें होंगी जो किसी, जैसे कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी डेथ उसकी कब्र पर, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, उसकी कब्र पर लिखी जाती है, खोदी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स दैट ऑन हिज टूम्ब स्टोन विल बी रिटन दैट ही वॉज।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है कि पोएम के लास्ट में दिए गए एपिटाफ की शुरुआत किस शब्द से होती है। मतलब पोएट के अनुसार उनकी कब्र पर उसके बारे में क्या लिखा होगा। अपने बारे में पोएट बता रहे हैं। पोएट यहाँ पे बताते हैं कि उनकी मतलब उसकी कब्र के पत्थर पर लिखा होगा वह था, यानी कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी कब्र पर क्या लिखा होगा, ये पोएट बता रहे हैं। अ वेरी फेमस पर्सन लिखा होगा कि नॉट सो फेमस कि अ वेरी रिच पर्सन अ वेरी पुअर मैन। क्या लिखा होगा जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे टूम्ब स्टोन पर क्या लिखा होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा अगर हम बात करेंगे तो यही लिखा होगा। साफ साफ उसमें लिखा गया है। पोएट मतलब जब पोएम ख़त्म होती है ना, लास्ट में जब वहाँ पे एपिटाइफ की शुरुआत होती है तो उन शब्दों में लिखा आई यूथ टू फॉर्चून एंड फेम अननोन, यानी कि एक व्यक्ति था जिससे भाग्य और प्रसिद्धि नहीं मिली। इसका साफ साफ मतलब है कि वो बहुत फेमस व्यक्ति नहीं था, नॉट सो फेमस। ये पोएट के टूम्ब स्टोन पर लिखा है आई यूथ, ये वाली लाइनें हैं, ठीक है। आई यूथ टू फॉर्चून लास्ट में लाइनें हैं ये, एंड टू फेम अननोन, ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे भाग्य और प्रसिद्धि नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे इन द एपिटैफ हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिमसेल्फ। अगर जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे एलटी का जो मैंने थ्योरी कराया है ना इनका, और वो अभी प्रैक्टिस भी देख रहे होंगे ना, तो वो बराबर वहाँ पे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एपिटैफ में हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिमसेल्फ, एपिटैफ में पोएट ने अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया। जहाँ पे एपिटैफ की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे एपिटैफ वाला स्टैंजा आ जाता है, तो वहाँ पे पोएट ने अपने आप को डिस्क्राइब कैसे किया, मेलनकॉलिक रूप में कि मर्सीफुल कि हैप्पी या फेमस, ठीक है, किस रूप में उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है ये बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने एपिटैफ में पोएट ने खुद को कैसे बताया है। खुद को ये बताया है एपिटैफ में एक लाइनें हैं, एंड मेलनकॉली मार्क्ड हिम फॉर द ओन, ये लाइनें हैं, मतलब और उदासी ने उसे अपना बना लिया, यानी कि मेलनकॉली मतलब क्या होता है, उदास, है ना, थॉटफुल, इसलिए पोएट खुद को ना मेलनकॉलिक बताते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे इन हिज एपिटैफ द पोएट सेज दैट ही हैज़ गेन्ड फ्रॉम द हेवन विच ही विश टू हैव, व्हाट वाज इट। तो अपनी एपिटैफ में यानी कि पोएट के अनुसार हेवन ने उसे इनाम में क्या दिया है जिसकी उसने हमेशा इच्छा की थी। मतलब यहाँ पे पोएट अपने एपिटैफ में, जहाँ पे एपिटैफ शुरू होता है वहाँ पे पोएट अपने बारे में बताने लग जाते हैं, ठीक है, पोयम में जहाँ पे एपिटैफ वाला स्टैंजा आ जाता है। तो अपने एपिटैफ में पोएट कहते हैं कि उसने हेवन से वो चीज़ प्राप्त किया जो वो चाहता था। तो वो चीज़ क्या थी, क्या चीज़ हेवन ने उसे दिया, इनाम में क्या दिया, यानी कि पोएट को क्या दिया। तो एपिटैफ में साफ साफ लिखा है ही गेन फ्रॉम हेवन ट्वाइस ऑल ही विस्ड अ फ्रेंड, यानी कि उसने हेवन से क्या पाया, यही सब वो चाहता था, यानी कि एक दोस्त। पोएट के लिए सबसे बड़ा इनाम एक सच्चा दोस्त, यानी कि एक फ्रेंड था। हेवन से उसे एक सच्चा दोस्त मिला, यहाँ पे फ्रेंड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है in the epitaph the poet says that his merits and demerits lie asleep in his soul which rest in the bosom of god of death Saturn या फिर फादर एंड गॉड मेलनकॉली। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोएट के अनुसार उसके जो गुण हैं और उसके जो दोष हैं, मतलब गुण और दोष अंत में किसके सहारे टिके हैं, यानी कि उसके जो गुण हैं, उसकी जो अवगुण है, उसकी आत्मा में सो रहे हैं, जो किसकी गोद में टिकी हुई हैं, ठीक है। यानी कि अब वो मर चुके हैं। पोएट यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं कि अब मैं मर चुका हूँ, अब जो मेरे कर्म थे दुनिया में, यानी कि जो अच्छाई थी जो बुराई थी, अब किसके ऊपर टिक गया है। इंसान जब मर जाता है तो वो अपने साथ क्या लेके जाता है, अपने कर्म, यानी कि अपना अच्छा कर्म अपना बुरा कर्म साथ में लेके जाता है ना। तो वो किस पे टिका हुआ है, अब तो वो गॉड पे ही टिका हुआ है ना। बोलते हैं ना देयर दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज द बॉजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, यानी कि वो वहाँ कांपते हुई आशा में विश्राम करते हैं, यानी कि वो कब्र में आराम कर रहे हैं और उनके जो पिता हैं और उनके जो भगवान की गोद में हैं। जब इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है, तो सोचता है कि अब मैं गॉड की गोद में हूँ। तो यहाँ पे पोएट भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अपने गुण और गुण, यानी कि अपने अच्छे कर्म अपने बुरे कर्म के साथ कहाँ पे हूँ, अपने गॉड के गोद में हूँ, है ना। यानी कि उनके सभी कर्म अब उसके पिता यानी कि फादर एंड गॉड के पास है। नेक्स्ट पे आएंगे द एनिमल्स विच लो इंक्लूड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एनिमल्स विच लो इंक्लूड, मतलब जो जानवर लो मतलब रंभाते हैं उनमें शामिल हैं। लो मतलब यानी रंभाने की आवाज़ कौन सा जानवर निकालता है, काउज निकालता है कि शीप की, कॉक्स या लायंस।
लो मतलब रंभाना, यानी कि रंभाने वाली आवाज़ कौन निकालता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये पोएम में जब पोएम शुरू होती है ना, दूसरी लाइन में ही है, द लोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, यानी कि रंभाता हुआ झुंड धीरे धीरे चारागाह पर आगे बढ़ता है ना। लोविंग मतलब होता है रंभाना, वह आवाज़ जो मवेशी यानी कि स्पेशली गाय यानी कि काउ से निकलती हैं। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन द पोएम एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड द पोएट सेज आफ्टर डेथ बोथ द रिच एंड द पुअर बिकम। तो इस पोएम में, पोएम के अनुसार मौत के बाद अमीर और गरीब लोगों में क्या समानता आ जाती है, यानी कि पोएट कहते हैं कि डेथ के बाद अमीर और गरीब दोनों हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाई एंड लो हो जाते हैं, कि हैप्पी एंड अनहैप्पी हो जाते हैं, कि रिचर एंड पुअर हो जाते हैं, कि इक्वल हो जाते हैं। तो मरने के बाद अमीर हो चाहे गरीब हो, मैंने कहा ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कितना भी पावरफुल इंसान हो, सबका रास्ता कहाँ जाता है, लास्ट का रास्ता डेथ की तरफ जाता है। और मरने के बाद कोई ये नहीं देखेगा कि अमीर है तो उसको अमीरों वाली फीलिंग दिया जाएगा, गरीब है तो गरीबों वाली फीलिंग दिया जाएगा, पावरफुल है तो पावरफुल, ऐसा कुछ नहीं है। सबको जलाना है, सबको कब्र में दफन करना है, सबका रास्ता कब्र की तरफ जाता है ना। तो यहाँ पे पोएट यही यहाँ पे मुख्य संदेश दे रहे हैं कि डेथ सबसे बड़ी इक्वलाइजर है, यानी कि बराबरी लाने वाली है। एक फेमस लाइन है, द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव, शान शौकत के रास्ते भी कब्र तक ही जाते हैं, चाहे इंसान कितना भी पावरफुल हो, तो चाहे कितना भी कोई अमीर हो, फेमस हो, लास्ट में सभी को मरना है और मिट्टी में मिल जाना है। तो डेथ के सामने सब बराबर हैं, मौत के सामने चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे पावरफुल हो, सब इक्वल है ना। इन द पोएम एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड द पोएट आस्क इफ डेकोरेटेड एश अर्न इंस्क्राइब्ड विद वंस लाइफ स्टोरी और एनिमेटेड स्टेचू कैन। तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अगर हम, ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है, पोएट के अनुसार क्या जो भव्य कब्रें हैं, यानी कि जो भव्य कब्रें हैं उन पर लिखी जीवनियाँ या मूर्तियाँ किसी मरे हुए पर्सन के लिए कुछ कर सकती हैं। मतलब जैसे किसी इंसान की डेथ हो गई, अब उसकी कब्र को एकदम भव्य बना दो, उस पर ना उसकी बायोग्राफीज लिख दो, मूर्तियाँ टांग दो, तो जो मर चुका है इंसान क्या उसके लिए कुछ कर सकती है। साफ साफ यहाँ पे सवाल है, यानी कि पोएट यहाँ पे सवाल करता है, क्वेश्चन कर रहा है पोएट कि क्या कोई संसारिक चीज़, चाहे वो कितनी भी कीमती हो या सुंदर क्यों ना हो, किसी मरे हुए पर्सन को वापस जीवन में ला सकती है। बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, ये लाइनें हैं, बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सभी चीज़ें मरे हुए हैं, यानी कि ये सभी चीज़ें मरे हुए को वापस जिंदा नहीं कर सकती हैं, कैन नॉट ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ। यही तो हुआ। आप कुछ भी कर लो उनके लिए, जो मर चुके हैं वो मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं हो सकते, चाहे दुनिया की सारी दौलत उनके सामने रख दो, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे। इन द पोएम है एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड द पोएट इम्प्लाइज दैट ग्रेटनेस इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मतलब पोएम के अनुसार ग्रेटनेस किसका अधिकार है। पोएम में ये पोएट का मतलब है कि महानता क्या है। पोएट ये बताते हैं कि गांव के जो कब्रिस्तान है, पोएट ये कहते हैं पोएम में कि गांव का जो कब्रिस्तान में जो दफन गरीब में भी महान बनने की टैलेंट होगा। जैसे कोई हैम्डन बन सकता था, कोई मिल्टन बन सकता था, लेकिन गरीबी ने उन्हें ये चांस नहीं दिया। इसका मतलब कि महानता सिर्फ अमीरों का एकमात्र अधिकार नहीं है, नॉट द सोल राइट ऑफ द रिच। ये किसी एक में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच लोग ही महान बन सकते हैं, सिर्फ रिच लोग ही हैम्डन बन सकते हैं, रिच लोग के पास ही टैलेंट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें, नॉट द सोल राइट ऑफ द रिच, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अमीरों का एकमात्र अधिकार नहीं है महान बनना। महान तो कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ ये अमीरों के अंदर ही है। नेक्स्ट पे आएंगे। इन द पोएम एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड द पोएट सेज लाइफ इज अ ब्लेंड ऑफ। तो पोएम की अगर बात करेंगे हम, पोएट के मतलब पोएम के अनुसार जीवन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, किन चीज़ों का मिश्रण है। जॉयज एंड सॉरोज का, कि ओनली जॉय का, ओनली सॉरो का, नीदर जॉय नॉर सॉरो। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है किस चीज़ का है। तो पोएट मतलब पोएम के अनुसार पोएम में किसानों की जो साधारण लाइफ है, जो कॉमन लाइफ है, उसके जो सुख यानी कि होमली जॉयज, उनकी अधूरी इच्छाओं और डेथ का दुख, दोनों का दिखाएगा, दोनों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ये दिखाता है जीवन केवल सुख या केवल दुख नहीं है, बल्कि सुख और दुख दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिश्रण है, जॉयज एंड सॉरो का,
है ना। लाइफ में खुशी भी आती है, लाइफ में दुख, दोनों का कॉम्बिनेशन है कि सिर्फ सुखी सुखी है, ऐसा नहीं सिर्फ दुखी दुखी है लाइफ, है ना। ज़्यादा खुशी, सिर्फ सुखी सुखी रहेगा तब भी इंसान जी नहीं पाएगा, और सिर्फ दुखी दुखी रहेगा तब भी इंसान जी नहीं पाएगा। दोनों का एकदम बराबर है, बैलेंस है। द पोएम एज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज मेड ऑफ हाउ मेनी एलिगियाक स्टेंजाज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पोएम है एज रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये कितनी स्टेंजाज में है। 20 एलिगियाक, कितने एलिजियाक स्टेंजाज में है ना। 27, 28, 29, 39 पढ़ाया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे 29, है ना। पोएट की जो स्ट्रक्चर है अलग अलग तरह से गिना जाता है, लेकिन एक समान हम अगर बात करें, यानी कि पोएट के बारे में अगर बात करेंगे, पोएट के बारे में जो बूढ़े ग्रामीण बोलने से पहले, यानी कि 29 स्टैंजा कुल मिलाकर अगर बात करेंगे, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे हम ना, जहाँ पे पोएट मतलब पोएट यहाँ पे बूढ़े आदमी का जिक्र करने लग जाते हैं ना पोएम में, मतलब बूढ़े आदमी के बारे में बोलने से पहले तक 29 स्टैंजा रहता है। जहाँ पे एपिटैफ की शुरुआत नहीं होती है, उसके पहले 29 स्टैंजा है। लेकिन कुल मिलाकर पोएम की अगर बात करेंगे 32 स्टैंजा है। अगर हम एपिटैफ वगैरह की सब बात निकाल लें, यानी कि जहाँ पे पोएट अपने बारे में बताने लग जाते हैं, उस ओल्ड मैन के बारे में बताने लग जाते हैं, तो सब मिला के 22 स्टैंजा है, 22 स्टैंजा और एपिटैफ है, ठीक है। एपिटैफ भी मिला लेते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर पोएम में 32 स्टैंजा और एक एपिटैफ है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो हम बात करेंगे तो 29 स्टैंजा इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन में 29 स्टैंजा है, सबसे सुटेबल यही है, एप्रोप्रिएट आंसर है। द एपिटैफ इंटेंड आफ्टर एल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टैंजाज, 2, 3, 4 या 5। अब यहाँ पे पूछा कि पोएम के लास्ट में जब एपिटैफ शुरू होता है जहाँ से, तो पोएम के लास्ट में एपिटैफ वाले हिस्से में कितना स्टैंजा है। एपिटैफ वाले हिस्से में जहाँ से एपिटैफ स्टार्ट हो जाता है, 2, 3, 4 या 5, कितनी स्टैंजा है ये बताना है। तो 3 स्टैंजा है। जो एपिटैफ वाला पार्ट है उसमें ना, एपिटैफ जो है ना उसमें 3 स्टैंजा, जिसमें पोएट अपनी कब्र पर लिखे जाने वाले शब्दों की इमेजिनेशन करते हैं, तो 3 स्टैंजा में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट पे आएंगे, द पोएम एज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस पोएम में किस फिगर ऑफ स्पीच का सबसे ज़्यादा है, हाँ किस फिगर ऑफ स्पीच का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ये भी मैंने बताया इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किस फिगर ऑफ स्पीच का इन्होंने यूज़ किया, ऑक्सीमोरोन का, सिमली का, पर्सोनिफिकेशन का या हाइपरबली का। सबसे ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया है। देखिए पोएम में इन्होंने सबसे ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, इसी में लाइनें हैं, तो पर्सोनिफिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ इन्होंने किया है। द पोइट्री ऑफ थॉमस ग्रे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो थॉमस ग्रे का जो पोइट्री है ये, यानी कि पूछा जा रहा है कि थॉमस ग्रे की जो पोइट्री की स्टाइल क्या थी, है ना। थॉमस ग्रे की पोइट्री का जो मतलब पोएम का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार किया जा सकता है, इनकी मतलब स्टाइल क्या है, इनकी पोइट्री की स्टाइल क्या थी। थॉमस ग्रे एक ना, अगर बात करेंगे पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो थॉमस ग्रे हैं उनकी पोइट्री स्टाइल क्या थी। देखिए थॉमस ग्रे एक ट्रेडिशनल पोएट थे, ठीक है, लेकिन उनकी पोइट्री का जो फॉर्म है, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो स्टैंजा है, उनका जो क्लासिकल, वो एक जैसा था। यानी कि जो नियमों और फॉर्मल पर जोर देते थे, रूल और औपचारिकता पर जोर देते थे, फॉर्मल पर। लेकिन उनकी पोइट्री की जो स्पिरिट है, यानी कि उसकी जो थीम है, जैसे नेचर हो गया, आम आदमी के प्रति इनका सिंपथी, इमोशंस, रोमांटिक एज की थी, तो ये ध्यान रखना है। तो क्लासिकल इन फॉर्म बट रोमांटिक इन स्पिरिट, ये आपने ध्यान रखना है। उनकी पोइट्री की जो फॉर्म थी, रूपरेखा थी, उनकी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, स्टैंजा, क्लासिकल, सब क्लासिकल एज जैसा था। लेकिन अगर बात करेंगे उनकी पोइट्री की जो स्पिरिट है, यानी कि आत्मा, इनकी जो यानी उसकी जो थीम थी उनकी पोइट्री की, तो नेचर, आम आदमी के प्रति सहानुभूति, भावनाएं, ये सब रोमांटिक एज का था। तो दोनों ही राइटर से थे ये, मतलब दोनों ही एज से थे, इसलिए दोनों ही मिलता है इनकी पोइट्री में। व्हेन वाज थॉमस ग्रे बॉर्न, थॉमस ग्रे कब पैदा हुए थे, ठीक है, थॉमस ग्रे कब पैदा हुए थे ये बताना है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थॉमस ग्रे की अगर हम पैदाइश की बात करेंगे तो 26 दिसंबर 1716, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
26 दिसंबर 1716 में इनका जन्म होता है, ये याद रखना है, 26 दिसंबर 1716 में। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, वेयर वॉज थॉमस ग्रे बॉर्न, कहाँ पे पैदा हुए थे थॉमस ग्रे। वेयर वॉज थॉमस ग्रे बॉर्न, कहाँ पे पैदा हुए थे। तो कॉर्न हिल लंदन, या हार्टशिल वॉरविकशायर, कॉकरमाउथ कम्बरलैंड, या आयंगर मैसूर। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, अगर हम बात करेंगे कॉर्न हिल लंदन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कॉर्न हिल लंदन में हुआ था। ठीक है, ये जानते हो कॉर्न हिल लंदन जो था ना, ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन के कॉर्न हिल लंदन नामक जगह पर हुआ था। थॉमस ग्रे वॉज द सन ऑफ, किसके बेटे थे थॉमस ग्रे, किसके बेटे थे। थॉमस ग्रे के पिता का नाम क्या था, फिलिप ग्रे, जो कि एक राइटर थे और विनिमय दलाल भी थे, कुछ इस तरह के थे। तो इनके फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम फिलिप ग्रे था, एक राइटर भी थे ये, इनके फादर का नाम फिलिप ग्रे था, ये याद रखना है। वाई वॉज थॉमस सेंट टू ईटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थॉमस को ईटन क्यों भेजा गया था। इनको ईटन भी भेजा गया था पढ़ने के लिए, लेकिन क्यों भेजा गया था। थॉमस ग्रे को ईटन कॉलेज भेजने का क्या कारण था। तो ईटन कॉलेज इंग्लैंड का एक फेमस रेपुटेटेड स्कूल है। थॉमस ग्रे को वहाँ उनकी एजुकेशन के लिए भेजा गया था, तो फॉर एजुकेशन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हेन वाज थॉमस ग्रे सेंट टू ईटन। तो भाई थॉमस ग्रे ईटन कब गए थे। ठीक है, थॉमस ग्रे को ईटन कॉलेज कब गए। तो थॉमस ग्रे ने 1725 में ईटन कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उनकी दोस्ती होरेस वॉलपोल, रिचर्ड वेस्ट जैसे फेमस लोगों से हुई थी। वहीं पे ईटन में ही इनकी दोस्ती हो गई थी, किससे, होरेस वॉलपोल और रिचर्ड वेस्ट, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ थॉमस ग्रे। अभी मैंने बताया, मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया ना, थॉमस ग्रे के सबसे नियरेस्ट फ्रेंड कौन थे, सबसे घनिष्ठ दोस्त कौन थे। तो ईटन कॉलेज में ग्रे के दो सबसे करीबी दोस्त थे, एक का नाम रिचर्ड वेस्ट था और एक का नाम होरेस वॉलपोल था, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बेटे थे, तो बूथ ए बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड वेस्ट होरेस वॉलपोल, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन डैश ही बिकेम ए स्कॉलर एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। तो ये पीटर हाउस कैम्ब्रिज में स्कॉलर कब बने थे, 1724, 1754, 1734, 1764। देखिए, अगर बात करेंगे पीटर हाउस कैम्ब्रिज में ये विद्वान कब बने थे, तो 1734 में बने थे। ठीक है, किस में बने थे, 1734 में इनको ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीटर हाउस कॉलेज में शामिल हुए हो गए थे। ठीक है, मतलब ईटन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थॉमस ग्रे 1734 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीटर हाउस कॉलेज में शामिल हो गए थे। व्हेन थॉमस ग्रे वॉज लेफ्ट द यूनिवर्सिटी विदाउट टेकिंग अ डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थॉमस ग्रे ने बिना डिग्री लिए यूनिवर्सिटी कब छोड़ा। तो इन्होंने डिग्री नहीं लिया था, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कब छोड़ा, ये पूछा जा रहा है। यानी कि ग्रे ने किस साल बिना डिग्री प्राप्त किए यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ग्रे ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और 1738 में बिना कोई डिग्री लिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से चले गए थे। बीच में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी ग्रे साहब ने। आई थिंक ये लॉ की पढ़ाई ही कर रहे थे, आई थिंक। इन विच ईयर ग्रे वेंट आउट विद हिज फ्रेंड होरेस वॉलपोल ऑन अ कॉन्टिनेंटल टूर। तो किस साल पूछा जा रहा है कि ग्रे और वॉलपोल जो हैं वो यूरोप के दौरे पर कब गए, यानी कि यूरोप के टूर पर ये कब गए, किस साल। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है किस साल ये गए। ओके, अच्छा ये भी सेम है। ओके, कोई नहीं, तो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1738 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, 1738 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब इनका जो टूर था ना वो
1739 में शुरू हुआ था अगर बात करेंगे, लेकिन इन्होंने 1738 में यूनिवर्सिटी छोड़ने के तुरंत बाद इसकी योजना बनाई और तैयारी शुरू कर दी। इसलिए ऑप्शन में सबसे नज़दीक 1738 ही है, 39 नहीं है यहाँ पे, तो सबसे नज़दीक यही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तुरंत तैयारी इन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हेन डिड ग्रे कम टू इंग्लैंड एंड हैव अ सीरियस क्वेरल विद होरेस वॉलपोल। तो ग्रे का वॉलपोल से झगड़ा कब हुआ और वह इंग्लैंड कब लौटे। तो ग्रे और वॉलपोल का झगड़ा ना 1741 में हुआ था और वे उसी साल इंग्लैंड लौट आए। ठीक है, बट ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, सितंबर 1714, ये करेक्ट हो जाएगा, सबसे नियरेस्ट है ये। ठीक है, सितंबर 1714 इज करेक्ट। थॉमस ग्रे क्या थे? एक स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे कि नेचुरलिस्ट थे या ऑल ऑफ दिस, तो लगभग ऑलमोस्ट सभी थे ये, है ना। थॉमस ग्रे क्या थे? ये सभी थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए वो एक स्कॉलर भी थे। उन्हें इतिहास में गहरे मतलब बहुत डीप इंटरेस्ट था और वे प्रोफेसर भी बने, इसलिए वो एक हिस्टोरियन भी थे। इसके अलावा देखा जाए वे वनस्पति विज्ञान के यानी कि जीव जंतुओं का भी बहुत उन्हें ज्ञान था, इसलिए वो एक नेचुरलिस्ट भी बने। तो कुल मिला के डी करेक्ट हो जाएगा। इन 1761 ग्रे वॉज अपॉइंटेड टू प्रोफेसरशिप ऑफ। 1761 में ग्रे किसकी प्रोफेसरशिप के लिए अपॉइंट किया गया था? ग्रे को किसकी प्रोफेसरशिप के लिए अपॉइंट किया गया था 1761 में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा अगर बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इज करेक्ट। थॉमस ग्रे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मॉडर्न हिस्ट्री के रेजियस प्रोफेसर के पद पर अपॉइंट किया गया था 1761 में। कहीं कहीं लेकिन आता है कि 1768 में अपॉइंट किया गया था, बट यहाँ पे 1761 करेक्ट है। ठीक है, ग्रे वॉज अपॉइंटेड टू द प्रोफेसरशिप ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एट लंदन, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड या इटली। अभी मैंने बताया जस्ट अभी, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज में ही किया गया था ना, कैम्ब्रिज में ही थॉमस ग्रे काफ़ी मतलब एक महान स्कॉलर थे। उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मॉडर्न हिस्ट्री का रेजियस प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था। ये वही यूनिवर्सिटी था जहां उन्होंने एक स्टूडेंट के रूप में भी स्टडी किया था। व्हेन डिड थॉमस ग्रे डाई? इनकी डेथ कब होती है थॉमस ग्रे की? इनकी डेथ कब होती है ये बताना है। अगर बात करें थॉमस ग्रे की डेथ की तो 13 जुलाई 1771 यानी कि 30 जुलाई 1771 में इनका मतलब इनकी डेथ होती है। ओके, और आई थिंक इनकी जो डेथ हुई थी वो गाउट नाम की बीमारी से हुई थी ना, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। वेयर वॉज ग्रे बरीड? ग्रे को कहाँ पे दफनाया गया था? इनको दफनाया क्या कहता है, कहाँ गया था? देखिए थॉमस ग्रे को ना उसी टूम में यानी कि उसी कब्रिस्तान में उनकी कब्र, उनकी माँ की कब्र के पास दफनाया गया था, जिसने उन्हें उनकी सबसे फेमस पोयम एल्जी लिखने की प्रेरित किया था। तो ये जगह था ना स्टोक पोक्स में, सेंट जाइल्स का चर्चयार्ड, स्टोक पोक्स में था ये जगह। अपनी इनके माँ के पास ही इनको दफनाया गया था। ठीक है, और यही कब्रिस्तान से इनको प्रेरित मिला था। इन्होंने लिखा था एल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। द टू पिंडारिक ओड ऑफ ग्रे आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि पिंडारिक ओड एक विशेष प्रकार की एक लॉन्ग और सीरियस पोएम होती है। तो सवाल यह है कि ग्रे की दो फेमस पिंडारिक ओड कौन सी थी? थॉमस ग्रे ने दो फेमस पिंडारिक ओड्स लिखी थी, तो वो कौन कौन सी थी? दो फेमस इनकी पिंडारिक ओड, तो एक था प्रोग्रेस ऑफ पोसी, दूसरा था द बार्ड। तो ये यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों इन्होंने ही लिखा था। ये दोनों पोएट्री एक साथ ना 1757 में पब्लिश हुई थी और इन्हें ग्रे के दोस्त होरेस वॉलपोल ने अपनी निजी प्रिंटिंग प्रेस से पब्लिश किया था। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है, कोई नहीं। ग्रे का पिंडारिक ओड वर पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था ग्रे का पिंडारिक ओड? इनका जो पिंडारिक ओड्स था ना, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बार्ड, ये दोनों पब्लिश कब हुए थे? तो अभी मैंने बताया 1757 में ये पब्लिश हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। और इनके जो दोस्त थे ना होरेस वॉलपोल, उन्होंने अपने निजी प्रिंटिंग प्रेस से इसको पब्लिश किया था। व्हेन ही बिगेन टू राइट एज अ क्लोज फॉलोअर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अपने राइटिंग के शुरुआती दिनों में थॉमस ग्रे किन पोएट की स्टाइल का पालन करते थे? यानी कि जब ये लिखना स्टार्ट किया था इन्होंने, तो पहले तो इन्होंने किसी राइटर की स्टाइल को फॉलो किया था। तो वो कौन से राइटर थे? यानी कि जब ये यूथ थे
जब इंग्लिश पोयम पर क्लासिकल पोएट का प्रभाव था, तो ग्रे ने भी अपनी शुरुआती पोइट्री में ड्राइडर और पॉप के जो फॉर्मल और सीधी सधी हुई स्टाइल था उन्हीं को इन्होंने फॉलो किया। उस समय जब ये यूथ थे ना, इन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो उस समय क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल पोइट्री यानी कि क्लासिकल पोएट का प्रभाव था, जैसे कि ड्राइडन हो गए, पॉप हो गए, न्यू क्लासिकल का टाइम था, ठीक है। इन विच ईयर द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बर्ड बुथ पब्लिश एट होरेस वॉलपोल स्ट्रॉबेरी हिल्स पेजेस, किस ईयर में ये हुआ था ये बताना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि होरेस वॉलपोल की प्रेस से ग्रे की 2 ओड्स कब पब्लिश हुई थी, 47, 64, 61 या 12, ये बताना है हमें। तो मैंने जैसे बताया, 1 मिनट, क्वेश्चन इसमें है नहीं क्या, 1757 मैंने बताया था, 1757 ही करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, 1757 है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, 1757 इज करेक्ट, ठीक है। ग्रे का ओड ऑन स्प्रिंग, हिम ऑफ एडवर्सिटी एंड हिम टू इग्नोरेंस ऑल पब्लिश्ड इन, ये सभी पोयम जो है, इनका जो ओड है, ये कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। अगर बात करेंगे ये कब पब्लिश हुआ था, ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ये सब पब्लिश कब हुए थे, जैसे कि ग्रे की ये तीनों पोइट्री थी, ये किस साल के आसपास लिखी गई थी या पब्लिश हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1742, 1742 के आसपास ये लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1742 में लिखी गई थी, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्रेज आंट, तो ग्रे की आंटी का नाम क्या था, उनकी मौसी यानी कि बहन की माँ का नाम क्या था। देखिए, थॉमस ग्रे के पिता बहुत ही हिंसक स्वभाव के थे, इसलिए उनकी माँ और जो मौसी हैं उन्होंने मिलकर इनका पालन पोषण किया। इनकी मौसी का नाम क्या था, तो मैरी एंट्रोबस, क्या नाम था, मैरी एंट्रोबस नाम था, बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। हु रोट ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज एंड अ लॉन्ग स्टोरी, ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है, ये जो फेमस पोइट्रीज़ हैं ये किसने लिखी हैं, तो ऑब्वियसली ये थॉमस ग्रे ने लिखा है ना, थॉमस ग्रे। नेक्स्ट पे आएंगे। हु सीज ग्रे हैज़ लेफ्ट मच दैट इज़ इनकम्प्लीट बट नथिंग दैट इज़ अनफिनिश्ड, ये किसने कहा है, कौन कहता है कि ग्रे ने बहुत कुछ अधूरा छोड़ा है लेकिन कुछ भी असमाप्त नहीं छोड़ा है, बहुत कुछ अधूरा छोड़ा है लेकिन कुछ भी अनफिनिश्ड नहीं छोड़ा है, ये किस क्रिटिक का क्रिटिकल स्टेटमेंट है, मतलब ग्रे ने कम लिखा लेकिन जो भी लिखा वो बहुत ही क्वालिटी वाला लिखा, बहुत ही कंप्लीट लिखा, तो ऐसा किसने कहा है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्वाय या लूथर या लूकस, नन ऑफ दिस, किसका ये स्टेटमेंट है। देखिए, ये स्टेटमेंट अगर बात करेंगे तो एक परफेक्शनिस्ट है जो आदत के बारे में बात करते हैं, तो किसने कहा है ये बात कि ग्रे ने कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रखा है बट नथिंग दैट इज़ अनफिनिश्ड, ये बात किसने कहा है, मतलब ग्रे ने कम लिखा है लेकिन जो भी लिखा है बहुत ही उचित लिखा है, बहुत ही कंप्लीट लिखा है, तो ये बात टोबी ने कहा है। ओके, ग्रे का द फेटल सिस्टर्स एंड द डिसेंट ऑफ ओडिन पब्लिश्ड इन, तो ग्रे का ये जो वर्क है ना, द फेटल सिस्टर्स एंड द ओडिन, ये क्या है, ओडिन, ये कब पब्लिश हुए थे ग्रे का। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1761 में, ये दोनों पोइट्रीज थी, ये 1761 में लिखी गई, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिश है 1761 ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच एज डज ग्रे बिलोंग टू, किस एज से ग्रे साहब बिलोंग करते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे ग्रे की, ग्रे जो है थॉमस ग्रे, वो 18th सेंचुरी के मिडल के पोएट है ना, मध्य के पोएट हैं, यानी कि ये आप बात करोगे 18th सेंचुरी के 19th सेंचुरी, यानी कि आप रोमांटिक एज की बात करोगे और ट्रांजिशनल एज, या नहीं, रोमांटिक एज और न्यू क्लासिकल, इनका ना एक पुल का काम कर रहे, सेतु का काम करते हैं ये। तो अगर बात करेंगे 18th सेंचुरी के, ये मध्य मतलब मिडिल के पोएट हैं, ये वो समय था जब एज ऑफ पॉप समाप्त हो रहा था, यानी कि क्लासिकल एज समाप्त हो रहा था और एज ऑफ वर्ड्स बस शुरू होने वाला था, यानी कि रोमांटिक एज की शुरुआत होने वाली थी। तो इन दोनों का ये सेतु का काम करते हैं, इसलिए इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एज कहा जाता है,
ठीक है, ट्रांजिशनल एज कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे थॉमस ग्रे वॉज। थॉमस ग्रे क्या थे? थॉमस ग्रे क्या थे, किस प्रकार के पोएट थे? तो थॉमस ग्रे भी एक ट्रांजिशनल पोएट थे। ओके, क्या थे? एक ट्रांजिशनल पोएट थे थॉमस ग्रे। ठीक है। द पोएट्री ऑफ ग्रे हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम क्वेश्चन है कि ग्रे की पोइट्री में किन कैरेक्टरिस्टिक यानी कि किस लिटरेरी एज की विशेषता पाई जाती हैं। अब चूंकि क्लासिकल एज था और रोमांटिक एज के बीच के ये हैं, तो इनकी पोइट्री में किस एज की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है? तो ग्रे की पोइट्री में क्लासिकल और रोमांटिक पोइट्री दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। उनकी लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्लासिकल है, लेकिन उनकी जो इमोशंस हैं, नेचर, लव हैं और आम आदमी के प्रति जो सहानुभूति है वो रोमांटिक मिलता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्लासिकल एंड रोमांटिक पोइट्री दोनों मिलते हैं इनकी पोइट्री में। ओके, तो ये ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलेजी? एलेजी का मीनिंग क्या है? एलेजी एक ऐसी पोइट्री है जो किसी के डेथ पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है, इसलिए ये एक क्या है? सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग है, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द वर्ड है एलजी इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये जो एलजी है ना, ये शब्द है ना, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो एलजी जो है वो ग्रीक शब्द, ग्रीक लैंग्वेज का एक है एलिगिया। उसका नाम क्या है? एलिगिया। ठीक है, ELEGEIA, ये ग्रीक एक शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है एलिगिया, इससे आया हुआ है एलजी। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स शोक गीत। एलिगिया का मतलब क्या होता है? शोक गीत, और यहीं से ये एलजी वर्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, एलिगिया। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन और सॉन्ग ऑफ शोरो? इसका मीनिंग क्या है हमें बताना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये बताना है। मतलब इन सभी का फ्रेज का क्या मतलब है? चाहे देखो, चाहे शोक का गीत हो, चाहे मतलब चाहे सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग हो, चाहे सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन हो, चाहे आप बोल सकते हो सॉन्ग ऑफ सॉरो, सभी का एक ही मतलब है सैड सॉन्ग, है ना? सभी का एक ही मतलब है सैड सॉन्ग। व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ एलेजी? तो एलेजी की जो एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, यानी कि एलेजी के मुख्य कौन से गुण हैं? देखिए, एक अच्छी एलेजी में दो मुख्य बातें होती हैं। एक होती है मौनफुलनेस, यानी कि शोकपूर्ता का भाव, यानी कि गहरा दुख। दूसरी होती है मेडिटेटिवनेस, यानी कि जीवन और डेथ जैसे गंभीर विषयों पर। तो दोनों ही बोलती हैं, यानी कि एलजी की ये दोनों ही एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं। एक तो मौन वाली होती है, यानी कि जिस पे शोक वगैरह मनाया जाता है, जैसे किसी नियर डियर की डेथ हो गई तो आप वहाँ पे शोक मना रहे हो किसी पर्सन की। एक होती है मेडिटेटिवनेस, यानी कि जैसे कि डेथ पर आप लिख रहे हो, डेथ और लाइफ के ये कुछ गंभीर थीम है ना, ये कुछ सीरियस थीम पर आप लिख रहे हो, डेथ के जैसे कि थॉमस ग्रे वगैरह लिखते हैं। तो ये एलजी का ये भी मतलब हो गया, एलजी का ये भी मतलब हो गया। ऐसा नहीं कि एलजी सिर्फ किसी पर्सन नियर डियर के डेथ पर ही लिखी जाती है ना, उसी पे शोक के लिए लिखी जाती है, शोक के लिए भी लिखी जाती है और मेडिटेटिवनेस भी होती है। एलजी वॉज यूजली रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है जो एलजी है, एलजी में किसके डेथ पर शोक मनाया जा सकता है? फ्रेंड, डियर, अ हीरो, अननोन, विलेज पीपल या ऑल ऑफ द अबव। तो बात करेंगे एलजी किसी भी पर्सन की डेथ पर लिखी जा सकती है, यानी कि किसी खास दोस्त, किसी नियर डियर, किसी हीरो या किसी एनोनिमस या किसी साधारण गांव के लोग, अननोन विलेज के लिए भी हो सकती है। जैसे कि थॉमस ग्रे ने लिखा है, थॉमस ग्रे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए थोड़ी नहीं लिखा है, किसी नियर डियर के लिए थोड़ी नहीं लिखा है, उन्होंने किसी अननोन विलेजर के लिए लिखा है जो कब्र में पड़े हैं, उन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। तो यहाँ पे ये सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द पोएम? पोएम का यानी कि कब जो पोएम है थॉमस ग्रे की एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पोएम की मुख्य विशेषता क्या है? ये पूछा जा रहा है, पोएम की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, पोएम में बताया गया, पोएम में ना कई इमोशंस, कई थीम का
मतलब कॉम्बिनेशन मिलता है। मतलब इस पोयम में मेलनकली भी है, यानी कि उदासी का गहरा भाव भी है, क्योंकि वह डेथ पर आधारित है जो मेलनकली है। और ये गरीबी के कारण होने वाले जो कड़वे अनुभव है, यानी कि बिटर एक्सपीरियंस को भी दिखाते हैं, जैसे कि टैलेंट दब जाना, यानी कि उन किसानों का टैलेंट दब जाना। और मेनली देखा जाए तो दबे कुचले, यानी कि लाइफ ऑफ डाउन ट्रॉडन, यानी कि जो साधारण लोग थे, जो गरीब किसानों के जीवन पर सेंटर्ड है ये पोयम, है ना। तो सब मिला के पोयम की मुख्य विशेषता यही है, ऑल ऑफ दीज। ओके, विच स्कूल ऑफ पोएट डज द पोयम बिलोंग टू। पूछा जा रहा है कि थॉमस ग्रे और उनकी ये पोइट्री किस लिटरेरी ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। थॉमस ग्रे है जो, मतलब थॉमस ग्रे जो हैं और उनकी ये पोइट्री किस लिटरेरी ग्रुप का पार्ट माना जाता है। तो 18वीं सेंचुरी के अगर बात करेंगे, देखिए 18वीं सेंचुरी में पोएट का एक ग्रुप था जो अपनी पोइट्री में डेथ, ग्रेव, मेलनकली और जैसे चिंतन जैसे विषयों पर लिखते थे। इस ग्रुप को क्या कहा जाता था, ग्रेव यार्ड स्कूल, यानी कि चर्च यार्ड स्कूल के पोएट कहा जाता था। थॉमस ग्रे भी यह पोइट्री इसी स्कूल के सबसे फेमस एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, चर्च यार्ड भी करेक्ट है, ग्रेव यार्ड भी करेक्ट है, बी पे चले जाएंगे, है ना। दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, चर्च यार्ड हो या ग्रेव यार्ड हो, दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चर्च यार्ड या ग्रेव यार्ड स्कूल। ओके, तो यहाँ पे हम चर्च यार्ड स्कूल, इसे ग्रेव यार्ड स्कूल भी कहा जाता है, चर्च यार्ड स्कूल के पोएट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, चाहे चर्च यार्ड हो या ग्रेव यार्ड हो, दोनों ही ये जो टर्म है ना इस स्कूल के लिए यूज होते हैं, ग्रेव यार्ड स्कूल, चर्च यार्ड स्कूल। व्हाट इज द डोमिनेंट मूड ऑफ द पोयम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि इस पोएम को पढ़ते समय मेनली देखा जाए कैसी भावना या कैसा माहौल फील होता है। जब आप ये पोएम पढ़ते हो एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो उस समय आपको कैसा इमोशंस फील होता है, कैसा माहौल फील होता है। देखिए, पोएम की शुरुआत शाम के समय एक सुनसान कब्रिस्तान से होती है ना, यहीं से तो होती है। और इसका जो थीम है वो डेथ और भूले बिसरे लोगों की ज़िंदगी है, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है, भूले बिसरे, जिसको कोई जानता नहीं था, उनकी डेथ हो गई है। तो ये सब मिलाकर एक बहुत ही उदासी, ग्लूम एंड सैडनेस माहौल बनाते हैं जो पूरी पोएम में बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग्लूम एंड सैडनेस इज करेक्ट। व्हाट डोमिनेट्स द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट डोमिनेट्स द पोएम। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूरी पोएम में कौन सा विषय या कौन सा थॉट सबसे प्रमुख है। पूरी पोएम में लाइफ, डेथ, बर्थ या हैप्पी, किस पर पोएट ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। अब चूंकि ये एक एलजी है और ये कब्रिस्तान में भी लिखी गई है, इसलिए इसका सबसे जो डोमिनेंट थीम है, ठीक है, सबसे प्रमुख थीम जो है वो डेथ है। पोएट इस बात पर, मतलब उनको चिंतन है कि डेथ सभी के लिए एक अंतिम सत्य है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, तो डेथ इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच ईयर वॉज द पोएट बिगन दिस पोएम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा ये जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि थॉमस ग्रे ने एलजी लिखना कब शुरू किया था। ठीक है, ये पोएम इन्होंने कब लिखना शुरू किया था, एलजी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1742 में। मतलब ऐसा माना जाता है कि थॉमस ग्रे ने इस पोएम पर काम करना उन्होंने 1742 में शुरू किया था, स्पेशली अपने जो नियरेस्ट उनके जो दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, रिचर्ड वेस्ट की डेथ के बाद। तो इस घटना ने उन्हें डेथ पर, शोक पर लिखने के लिए प्रेरित किया था। 1742 में उनके दोस्त की डेथ हो जाती है, किसकी, रिचर्ड वेस्ट की। और उन्हीं की डेथ के बाद उनको ये एलजी लिखने का, शोक पर लिखने का प्रेरित होते हैं। 1742 इज करेक्ट। इन विच ईयर वॉज द पोएट कंप्लीटेड दिस पोएम। किस ईयर पोएट ने इस पोएम को कंप्लीट कर दिया था, पूरा कर दिया था, किस ईयर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस ईयर इन्होंने कंप्लीट किया था। 1750 में इन्होंने कंप्लीट इस पोएम को कर दिया। 1742 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था आफ्टर रिचर्ड वेस्ट डेथ। तो उसके बाद 1750 में इन्होंने कंप्लीट इसको कर दिया था। मतलब ग्रे ने इस पोएम पर कई साल तक काम किया था, उन्होंने इसे 1750 में कंप्लीट किया था। इन विच ईयर वॉज द एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश। तो कब पब्लिश हुआ था एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पब्लिश कब हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1751 में। 50 में इन्होंने लिखना कंप्लीट कर दिया था, 1751 में इन्होंने, मतलब पोएम पूरी होने के तुरंत बाद ही 1751 में इन्होंने पब्लिश कर दिया। और यह पब्लिश होते ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और आज भी इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस पोइट्रीज में से एक है, इन्होंने जगह बना के रखा है ये पोएम। व्हाट डज द कर्फ्यू टॉल फॉर। व्हाट डज द कर्फ्यू टॉल फॉर। देखिए, पोएम की पहली लाइन में कर्फ्यू की घंटी बज रही है ना, वो किस बात का संकेत दे रही है। द कर्फ्यू टॉल द नेल ऑफ पार्टिंग डे,
इसका मतलब कर्फ्यू की घंटी दिन के यानी कि पार्टिंग ऑफ द डे यानी कि शाम होने का संकेत दे रही है, तो पार्टिंग ऑफ द डे इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन ग्रे एलजी, कितनी स्टेंजाज हैं ग्रे के एलजी में? पूरी स्टेंजाज कितनी है? 30, 22, 30, 33, 32। तो पूरी स्टेंजाज कितनी है? पूरा स्टेंजा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना स्टेंजा है ग्रे की एलजी में, यानी कि एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में कितना स्टेंजा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ना 32, पूरा टोटल 32 स्टेंजा है, सब पूरा मिला लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। वेयर वॉज 30, मतलब इसके बाद में ना एक लास्ट में 3 स्टेंजा का एपिटैफ भी है। 32 स्टेंजा के बाद ये 4 लाइन वाले स्टेंजा होते हैं, इसके बाद ना लास्ट में एक 3 स्टेंजा का एपिटैफ भी दिया गया है। ठीक है, वेयर वॉज द पोएट व्हेन ही कंपोज द एलजी, ये पोयम लिखते समय पोएट किस जगह पर थे, यानी कि किस जगह की कल्पना कर रहे थे। तो पोएट का जो टाइटल है वो जवाब दे रहा है एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसका मतलब पोएट एक कंट्री चर्चयार्ड में बैठकर ये पोएट लिख रहे थे, मतलब पोयम लिख रहे थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कंट्री चर्चयार्ड इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। ठीक है, 100+ क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो कंट्री चर्चयार्ड ही होगा। विलेज चर्चयार्ड यहाँ पे उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कंट्री चर्चयार्ड अप्रोप्रिएट है। ठीक है, कंट्री चर्चयार्ड सेंट गाइल चर्च सेंट पोगस कब्रिस्तान था, उसका नाम था, तो ये याद रखना है। मतलब ग्रामीण कब्रिस्तान के पास ही उन्होंने लिखा था, तो कंट्री चर्चयार्ड इज करेक्ट होगा। व्हाट डज द नेल रेफर टू, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेल जो है यानी कि नेल मतलब क्या होता है? नेल क्या यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? नेल देखिए एक प्रकार की घंटी होती है, घंटी होती है जो किसी के डेथ या अनटाइमली, जैसे किसी की डेथ हो गई या किसी का फ्यूनरल होता है ना, फ्यूनरल के सामने फ्यूनरल के टाइम बजाई जाती है, तो इसका मतलब हुआ डेथ की घंटी। नेल मतलब डेथ बेल। ठीक है, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, डेथ बेल इज करेक्ट। जैसे किसी की डेथ हो गई फ्यूनरल के टाइम बजाया जाता है। व्हाट डज द हैमलेट स्टैंड फॉर, हैमलेट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोयम में उन्होंने बात किया है, हैमलेट शब्द का यूज़ किया है, तो हैमलेट का मतलब क्या हुआ? पोयम में उन्होंने कहा ना रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट, लाइन में उन्होंने हैमलेट शब्द का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए हैमलेट का मतलब शेक्सपियर के कैरेक्टर से नहीं है, इंग्लिश में हैमलेट का मतलब हुआ यहाँ पे एक छोटा सा गाँव। ठीक है, यानी कि पोएट गांव के एंसेस्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये गांव विलेज की बात हो रही है, एक छोटा सा गांव। हैमलेट मतलब ये होता है एक छोटा सा गांव, और उस गांव के जो एंसेस्टर हैं यानी कि जो पूर्वज हैं उनके बारे में पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं, फोर फादर्स के बारे में। द एलजी रिवील्स पोएट्स लव फॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। पोएट इस पोयम में पोएट का किसके प्रति प्रेम या सहानुभूति रिवील करता है? देखिए पोयम में जो पोएट है ना वो जो गरीब हैं, जो एनोनिमस ग्रामीण यानी कि गांव के जो जीवन के प्रति, मतलब जो गांव के लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। ठीक है, वो उनके अनकहे दुख, दबी हुई टैलेंट को समझ रहे हैं। ये केवल गरीबी के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक गहरी करुणा दिखा रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी इज़ करेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? ह्यूमैनिटी इज़ करेक्ट। ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं ना, जो कि इनका उन सबसे रिलेशन नहीं है, फिर भी ये सोच रहे हैं उनके बारे में। हु सेज एन एलजी इज़ द फॉर्म ऑफ पोइट्री नेचुरल टू आ रिफ्लेक्टिव माइंड, ये कौन कहता है? किसका कहना है ये? ठीक है, ये किसका कहना है ये बताना है। ओके, कहा जा रहा है ये किसका स्टेटमेंट है? एन एलजी इज द फॉर्म ऑफ पोइट्री नेचुरल टू आ रिफ्लेक्टिव माइंड, विलियम वर्ड्सवर्थ का, विलियम शेक्सपियर का, एस टी कॉलरिज का या विलियम ब्लेक का? ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये फेमस स्टेटमेंट जो है ये विलियम, वैसे तो रियल अगर देखा जाए तो विलियम, ठीक है, विलियम शेन स्टोन का है, क्योंकि ये जो विलियम शेन स्टोन थे ना ये थॉमस ग्रे के कंटेम्प्रेरी थे और इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है। बट ऑप्शन में है नहीं, तो हम एस टी कॉलरिज पे जा सकते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ पे भी नहीं जा सकते, एस टी कॉलरिज पे हम जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर शेन स्टोन हो तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शेन स्टोन का स्टेटमेंट है ये। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। पॉइंट आउट सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ द विलेज फोर फादर्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा रहा है गाँव के जो पूर्वज हैं उनकी कुछ क्वालिटी बताने के लिए। तो पोयम में क्या बताया गया है? गांव के पूर्वज में क्या क्या खूबियाँ थीं
तो पोएट यहाँ पे गांव के जो फोर फादर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे थे, गांव के फोर फादर्स कैसे होंगे। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, वो बहुत ही ऑनेस्ट होंगे, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, जो हर दिन अपने खेतों में काम करते थे, यही सब उनकी क्वालिटीज़ थी। तो ऑल ऑफ दीज इज़ करेक्ट। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव एंड फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइव। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दी पोयम। ये लाइनें कहाँ पे आपको मिलेंगी? अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल थॉमस ग्रे को, एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को ही पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज द फिलोसफी अंडरलाइंग इन द पोयम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पोयम का मूल दार्शनिक संदेश क्या है, यानी कि इसका जो फिलोसफी संदेश है, क्या संदेश दे रहा है ये पोयम। तो पोयम का जो सबसे गहरा संदेश ये है, पोयम पूरी पढ़ लो ना तो सबसे अच्छा मैसेज ये दे रहा है कि जीवन में चाहे कुछ भी हासिल कर लो आप, लास्ट में सभी को मरना है। ठीक है, इंसान जीवन में चाहे कुछ भी हासिल कर ले लेकिन लास्ट में उसको मरना ही है। तो डेथ ही अंतिम सत्य है, इसलिए कब्र ही हमारा क्या है, ग्रेव इज़ आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। यानी कि ग्रेव यानी कि कब्र ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, यानी कि हम वहीं लास्ट हम वहीं जाएंगे। तो ग्रेव इज़ आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य जिसको बोल सकते हैं, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन यही है। व्हाट डज ग्रे फील अबाउट नेचर। जो थॉमस ग्रे हैं वो नेचर के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या फील करते हैं ये बताना है। देखिए पोयम में साफ साफ बताया गया, पोयम में नेचर यानी कि शाम का समय है ना, इनके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आउल के बारे में, वो बीटल्स के बारे में बात किया है, यानी कि सब क्या है, नेचर से जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही शांत, बहुत ही सीरियस माहौल बनाते हैं, जो पोएट के गहरे विचारों में डूबने में मदद करते हैं। तो नेचर उन्हें मानसिक शांति यानी कि मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो ऑब्वियसली नेचर के बारे में ये ऐसा ही फील करते हैं। द पोएम इज़ अ ब्लेंड ऑफ। पोएम जो है ये किसके, मतलब इसमें क्या है, मतलब ये इसका किसका मिश्रण है, पोएम में किस चीज़ का मिश्रण है। अब ये देखिए क्लासिकल से भी जुड़े थे, रोमांटिक से भी जुड़े थे, तो दोनों ही होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। मतलब एज ऑफ पॉप का टाइम ख़त्म हो रहा था और एज ऑफ वर्ड्सवर्थ का टाइम शुरू हो रहा था, तो दोनों के बीच में ये एक ब्रिज का काम करते हैं। हु इज़ टेकिंग अ राउंड फ्लाइट विद अ ड्रोनिंग साउंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे है कि हु इज यानी कि पोयम के अनुसार भिनभिनाना या गुनगुनाने जैसी आवाज़ करते हुए कौन गोल गोल घूम रहा है। पोएम की एक लाइन है ना, सेवन वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, इसका मतलब एक भाव रहा है, यानी कि एक बीटल अपनी भिनभिनाती हुई आवाज़ के साथ गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो ये बीटल का काम है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 100 ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेंगे। ग्रे इन हिज एलजी इज डैश वेयर इज मिल्टन्स इज मोर आर्टिफिशियल डिज़ाइन, नेचुरल, सुपरफिशियल, इमोशनल, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सवाल में ये है कि थॉमस ग्रे की एलजी की तुलना जॉन मिल्टन के लिसिडस से की जा रही है। अगर मिल्टन की एलजी आर्टिफिशियल है तो ग्रे की कैसी है। तो मिल्टन की लिसिडस भी एक एलजी है ना, थॉमस ग्रे की जो एलजी है, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसकी तुलना मिल्टन की लिसिडस से की जा रही है। मिल्टन की लिसिडस भी एक एलजी है, तो अगर मिल्टन की लिसिडस वो एक, मतलब मिल्टन की जो लिसिडस है वो आर्टिफिशियल है, तो ग्रे की कैसी है, नेचुरल है, सुपरफिशियल है कि इमोशनल है कि नन ऑफ दीज है। देखिए बात करेंगे मिल्टन की जो एलजी है ना, वो बहुत ही क्लासिकल है, अलंकारों से, फिगर ऑफ स्पीच से भरी हुई है, इसलिए उसे आर्टिफिशियल डिज़ाइन कहा जाता है। मिल्टन की जो एलजी है थॉमस लिसिडस, और इसकी तुलना में ग्रे की जो एलजी है ना, उसमें सच्ची भावनाएं आपको देखने को मिलेंगी, आम लोगों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलेगा, नेचर का सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है, तो बहुत ही ये नेचुरल लगती है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल नहीं लगती है, कैसी लगती है, बहुत ही नेचुरल लगती है। हु इज़ कंप्लेनिंग अगेंस्ट द मून, तो मून से शिकायत कौन कर रहा है, मैंने बताया है आउल। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। फॉर हुम डज द पोएट ग्रीव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है यहाँ पे कि पोएट, यहाँ पे पूछा जाए कि पोएट इस पोएम में किसकी डेथ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। फॉर द डेड पर्सन्स ऑफ द विलेज, भाई उनके नियर डियर थोड़ी ना है,
इस पोयम में किसी पर्सन के लिए थोड़ी ना वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि उस गांव के कब्रिस्तान में दफन जितने भी अननोन पर्सन है, जितने भी पुअर पर्सन है, जितने भी सिंपल लोग यानी कि डेड पर्सन्स ऑफ द विलेज, उसके लिए शोक मना रहे हैं जिनको दुनिया भुला चुकी है। Whom does the poet want not to criticize the labor of the rude dead persons? तो किसे पोएट ना चाइड कर रहे हैं यानी कि फटकार रहे हैं कि तुम ना क्या करो, तुम ना पोएट यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, सॉरी जो किसान लोग हैं, उनकी मेहनत का मजाक मत बनाओ। तो किसे वो चाइड कर रहे हैं, किसे वॉर्न कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बताना है किसे वो वॉर्न कर रहे हैं। मतलब पोएट किन लोगों को चेतावनी देता है कि वह उन डेड किसान की मेहनत का मजाक ना उड़ाए। रूड का मतलब असभ्य नहीं, बल्कि साधारण या गंवार की बात हो रही है यहाँ पे। रूड डेड यानी कि जो साधारण या गांव के लोग हैं, गंवार लोग हैं उनके। तो पोइट में सीधे तौर पर एम्बिशियस और रिच लोगों को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर और जो पावरफुल लोग हैं उनको इन गरीब किसानों का साधारण जीवन और मेहनत का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो रिच एंड पावरफुल पीपल को वो तिरस्कार कर रहे हैं, मतलब वॉर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, What picture of the village life does Gray present in Elsie Regina country churchyard? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोयम में गांव के जीवन को कैसे दिखाया गया। देखिए अगर ये आपने वीडियो देख ली ना, फिर आपको एल्सी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे, फिर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा। आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, कंप्लीट फिर आपका, ठीक है। अगर आना रहेगा क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, ओके। हाँ लाइनें कम लिया है, लाइनें बस जो फेमस थी लाइनें वही ले लिया है। What picture of village life does Gray present in Elsie written in a country churchyard? तो यहाँ पे पूछ रहा कि पोयम में गांव के जीवन को कैसा दिखाया गया, गांव के जीवन को। तो ग्रे गांव के जीवन को बहुत ही सरल और शांत रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वो दिखाते हैं कैसे किसान दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को अपने घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। सिंपल डोमेस्टिक लाइफ ऑफ द फोर फादर्स, वो पूर्वजों का एक सरल जीवन दिखाते हैं, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सिंपल डोमेस्टिक लाइफ ऑफ द फोर फादर्स। एल्सी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज़ अ, हाँ कितना इजी है। तो यहाँ पे एल्सी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड क्या है, डर्ज है, लिरिक है, सोनेट है या पेस्टोरल एलेजी है, क्या है ये बताना है, ये क्या है। तो ये एक पेस्टोरल एलेजी है, ठीक है, पेस्टोरल एलेजी है। क्योंकि पेस्टोरल एलेजी इसलिए है क्योंकि इसमें ना ग्रामीण चीज़ों को दिखाया गया, यानी ग्रामीण परिवेश का दिखाया गया। और एलजी ये जो थॉमस ग्रे हैं वो डेथ पर ही शोक गीत, मतलब शोक मना रहे हैं वो गरीब और किसान लोगों की डेथ पर। द मीटर यूज्ड इन द पोयम, तो इस पोयम में मीटर कौन सा यूज़ हुआ है, इस पोयम में मीटर कौन सा यूज़ हुआ। तो इस पोयम में आयम्बिक पेंटामीटर, मीटर तो यूज़ हुआ है लेकिन कौन सा मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल हैज़ विच फिगर ऑफ स्पीच। तो ये लाइनें भी इसी में है, ध्यान रखना है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल 12, ये लाइनें भी एल्सी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में है, लेकिन इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन को ही एज ए ह्यूमन ऐसा लग रहा है कि इस लाइने में जो एम्बिशन है, मतलब एम्बिशन को उसके उपयोगी परिश्रम का उपहास न करने दो। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे इन्होंने एम्बिशन को एक भाव दे दिया है, यानी कि एक इंसान की तरह दिखाया गया है जो मॉक कर सकता है, उपहास मजाक कर सकता है। तो जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को या किसी एक्सप्रेशन को मानवीय गुण दिया जाता है, पर्सोनीफाई किया जाता है, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। बट ऑप्शन में है नहीं पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है ये, ओके। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपका पर्सोनिफिकेशन है, ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द डेस्टिनी ऑफ द पुअर विलेजर डज नॉट अलाउ देम टू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गांव वालों का जो भाग्य है उन्हें क्या करने से रोकता है। तो गांव वालों का जो भाग्य है उन्हें क्या करने से रोकता है, मतलब पोएट कहते हैं कि इन ग्रामीण में महान पोएट, शासक, सैनिक बनने की क्षमता रही होगी जो मर गए हैं, लेकिन उनकी गरीबी और उनके जो अपॉर्चुनिटी की कमी ने उन्हें महान काम करने से मौका ही नहीं दिया। तो डू ग्रेट थिंग्स, मतलब महान काम करने का उनको मौका ही नहीं मिला। मतलब कहीं ये लीडर बन जाते तो महान काम भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि सब कोई करप्ट ही होता है। तो महान काम करते, पोएट बनते तो कोई अच्छा काम करते हैं, बुक्स लिखते, लेकिन इन गरीबी ने इनको ये सब करने ही नहीं दिया। इनके अंदर टैलेंट रहा होगा लेकिन गरीबी ने नहीं करने दिया। द पोएट कंक्लूड्स हिज एलेजी विद हिज ओन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि पोएट्री का अंत किस चीज़ से होता है।
तो पोएम का बिल्कुल जो एंडिंग है वो एपिटैफ नाम का एक स्टैंजा आता है, उससे होता है। और ये स्टैंजा ना, ये एपिटैफ जो है ना, ये इमेजिनेशन से भरा होता है, यानी कि पोएट की काल्पनिक चीज़ें होती हैं, जिसमें वो कल्पना करते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनकी कब्र पर क्या लिखा होगा, वो अपनी डेथ के बारे में बताने लग जाते हैं। तो एपिटैफ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द फिगर ऑफ स्पीच इन नॉर कॉस्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड इज। तो ये भी लाइनें आपकी उसी में हैं, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें ये बताना है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड इज, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे, नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग, एल का आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है लुक, तो एल का रिपीटेशन हो रहा है, शुरुआत में ही हो रहा है, एल के साउंड से बार बार निकले। जब एक ही लाइन में एक ही साउंड की, यानी कि एक ही कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीटेशन होती है, तो उसे हम कौन से फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, एलिट्रेशन। द पोएट म्यूजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द पोएट म्यूजेस ओवर द लॉट ऑफ सम मेन हुज एम्बिशंस रिमेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोएट के अनुसार, पोएट के अकॉर्डिंग टू पोएट, उन गरीब ग्रामीण की एम्बिशन का क्या हुआ। मतलब पोएट इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन कब्र में दफन कई लोगों के बड़े बड़े सपने होंगे और कई महत्वाकांक्षी रहे होंगे, मतलब कई ऐसे इंसान होंगे जो ये कब्र में पड़े हुए हैं ना, उनके बड़े सपने भी होंगे, बहुत ही वो एम्बिशियस भी रहे होंगे, लेकिन गरीबी और गुमनामी के कारण वो कभी पूरी नहीं हो पाई होगी उनके सपने, तो उनकी जो एम्बिशंस हैं वो अधूरी रह गई हैं, यानी कि उनके जो एम्बिशन हैं वो क्या हो गई हैं, अनफुलफिल्ड रह गई हैं, अधूरी रह गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, लास्ट 3 स्टैंजा फॉर्म अ पार्ट ऑफ। तो लास्ट जो 3 स्टैंजा इस पोएम का, लास्ट जो 3 स्टैंजा वो क्या कहलाता है, तो वो एपिटैफ कहलाता है। लास्ट 3 स्टैंजा, एपिटैफ 3 स्टैंजा का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 3 स्टैंजा का है, वो एपिटैफ टाइटल के अंतर्गत आता है, मतलब उसका टाइटल ही दिया गया है एपिटैफ, जो पोएट अपने बारे में बताते हैं, अपने एपिटैफ के बारे में। इट इज़ द फॉर्म दैट एपिटैफ दैट वी गेट एन आइडिया अबाउट कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोएम के लास्ट में दिए गए एपिटैफ से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो एपिटैफ जो रहता है, पोएम मतलब पोएट खुद के बारे में लिख रहे हैं, जिसमें वो खुद को एक उदास, मेलनकली, लेकिन एक दयालु व्यक्ति के रूप में बता रहे हैं अपने आप को। तो थॉमस ग्रे अपने बारे में बताते हैं, अपनी एपिटैफ के बारे में, कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा भी एपिटैफ होगा, लोग मेरे बारे में इस तरह की बात करेंगे। द पोएम इज़ अ लेमेंट ऑन द, ये जो पोएम है ये किसकी डेथ पर शोक है, कितनी बार ही पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर अगर हम बात करेंगे, ये जो पोएम है ये किसकी डेथ पर शोक है, तो डेथ ऑफ पुअर विलेजर्स पर, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे, द डिक्शन ऑफ द थॉमस ग्रे इज़, थॉमस ग्रे का जो डिक्शन है, यानी कि थॉमस ग्रे की जो भाषा है, मतलब वो किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो ग्रे की भाषा बहुत ही कैसी होती थी, बहुत ही क्लियर होती थी, बहुत ही फॉर्मल होती थी, बहुत ही सधी होती थी, मतलब वो सरल शब्दों का यूज़ नहीं करते थे, बल्कि बहुत सोच समझ कर बहुत ही डिग्निफाइड लैंग्वेज का, मतलब बहुत ही डिग्निफाइड वर्ड्स का सेलेक्ट करते थे, इसलिए उनकी जो शब्द शैली है वो बहुत ही डिग्निफाइड है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डिग्निफाइड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कोलोक्वल सिंप्लिसिटी लैंग्वेज में लिखते थे और इनका जो डिक्शन था वो डिग्निफाइड था, ठीक है, आर्टिफिशियल था नहीं। और सिंपल थोड़ा थोड़ा लगता है, बट सिंपल पे हम नहीं जाएंगे, डिग्निफाइड इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, एन एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड इज़ अ पोएम ऑफ मॉर्निंग फॉर द एंटायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि ये जो पोएम है ना, ये किसके लिए शोक व्यक्त कर रही है, कंट्री, विलेज, टाउन या ह्यूमैनिटी। तो हालांकि ये जो पोएम एक छोटे से गांव पर बेस्ड है, लेकिन इसका जो थीम है, डेथ, भूली बिसरी जो टैलेंट है और इक्वालिटी है, ये सब यूनिवर्सल है। ये केवल गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक शोक गीत है, जो कि नश्वर है, जिसमें अनगिनत टैलेंट्स गुमनामी में खो गए हैं। तो ह्यूमैनिटी पर है एक शोक, ठीक है। नेक्स्ट पाएंगे, व्हाट अकॉर्डिंग टू ग्रे इज द नेग्लेक्टेड स्पॉट, ये बताना है। एक मिनट, किसके लिए मॉर्निंग है, तो हम विलेज पे ही जाएंगे, ह्यूमैनिटी पे ही जाएंगे। अब चूंकि विलेज है तो विलेज पे ही जाएंगे, ह्यूमैनिटी पे चला जाएगा तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे विलेज ही करेक्ट होगा।
ठीक है, विलेज है तो हम विलेज पे जाएंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू ग्रे इज द निगलेक्टेड स्पॉट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पोएट के अनुसार वो कौन सी जगह है जिसकी कोई परवाह नहीं करता। तो पोएट्री में उन जो सिंपल कब्रों के बारे में बताया गया जिन पर कोई भव्य स्मारक नहीं है। ये कब्रें जहाँ गरीब लोग दफन हैं, तो ये बहुत ही निगलेक्टेड स्पॉट है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ग्रेव हो जाएगा। ग्रेव इज़ करेक्ट। मतलब कौन सी जगह जिसकी कोई परवाह नहीं करता, ग्रेव की परवाह नहीं करता। स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनकी कब्र पर कोई परवाह नहीं करता, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता। एन एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड डील्स विद द फिलोसफी ऑफ। तो एन एल्जी रिटन कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस पोयम का जो दार्शनिक विषय पर चर्चा की गई है, मतलब किस दार्शनिक विषय पर, किस फिलोसफी थीम पर चर्चा की गई है। तो ये पोयम केवल डेथ का शोक नहीं है, बल्कि ये लाइफ एंड डेथ के बारे में है। लाइफ और डेथ का जो साइकिल है ना, उसके बारे में है कि डेथ के सामने सभी की समानता है। तो लाइफ एंड डेथ इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। एन एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड डील्स विद द फिलोसफी ऑफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन 2 बार आया है क्या? ये हो गया है, ग्रेव वाला हो गया है क्वेश्चन। और उसके बाद आपका 108 है, 109 पे आ जाएंगे। तो एन एल्जी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड फिलोसफी ऑफ। तो ये हो गया लाइफ एंड डेथ। फिर एन एल्जी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आएंगे। थॉमस ग्रे इज कंसिडर्ड टू बी द डिसिपल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम कि थॉमस ग्रे जो हैं, ठीक है, थॉमस ग्रे किस पोएट की परंपरा का अनुसरण करते थे, मतलब किसका फॉलो करते थे? शेक्सपियर, पॉप, मिल्टन या ड्राइडन। किसके डिसिपल थे, ये पूछा जा रहा है, किसके डिसिपल थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे, किसके डिसिपल माने जाते थे, किनका अनुसरण करते थे। अलेक्जेंडर पॉप पे हम जाएंगे। वैसे ड्राइडन और पॉप दोनों हैं, लेकिन हम पॉप पे जाएंगे, अलेक्जेंडर पॉप। नेक्स्ट पे आएंगे, वेयर इज़ द प्लो मैन गोइंग टू। तो जो प्लो मैन है वो कहाँ जा रहे हैं? फील्ड, फॉरेस्ट, रिवर या होम? तो होम पर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं ना प्लो मैन, यही तो है लाइन है। प्लो मैन कहाँ जा रहे हैं? द प्लो मैन होम वार्ड प्लॉट हिज वेरी वे। तो होम जा रहे हैं ना, द होम इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव। ये इसको फुल करना है। पाथ ऑफ ग्लोरी यानी ग्लोरी का जो रास्ता है वो कहाँ जाता है? शान शौकत का रास्ता भी कहाँ जाता है? ग्रेव की तरफ जाता है। इसको फुल कंप्लीट करेंगे तो ग्रेव इज करेक्ट। वेयर डज द पोएट स्टैंड। पोएट कहाँ पे खड़े हैं? कंट्री चर्च, कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री लाइब्रेरी, कंट्री स्कूल। तो कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। द एटमॉस्फेयर अराउंड द पोएट इज क्वाइट। तो पोएट के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो शांत है ना। यानी कि पोयम में माहौल कैसा है? तो पोयम में यही है ना, शाम का समय है, बजती हुई घंटियाँ, अंधेरा है और एक सुनसान कब्रिस्तान है। ये सब मिलाकर बहुत ही शांत, सीरियस और उदासी भरा माहौल बनाता है ना, ग्लूमी। तो ग्लूमी इज करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही था तो 114 क्वेश्चन थे, लेकिन टाइम बहुत हो गया क्योंकि हर क्वेश्चन को एवरी क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए 1 घंटा 37 मिनट चला गया। तो आप क्या करना ना, जल्दी वाले जो फास्ट फॉरवर्डिंग वाला होता नहीं है, उसको जल्दी करके आप देख लेना, क्योंकि लेंदी हो गई है क्लास। तो अब क्या करना, वहाँ पे अपना बढ़ा के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। और फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। ग्रामर, लिटरेचर, LT, अभी मैं GIC का भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।